जल्दी जल्दी सब लाइव आइए। आप लोग को सीजीएल क्रैकर में स्वागत है। अगर आप लोग एनटीपीसी, एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ इंग्लिश का ये परफेक्ट क्लास आपके सामने माई सेल्फ डीकेएस लेकर आया हूँ। मैथ इंग्लिश पीटी प्लस मेंस हर लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये हमारा जहर क्लास 7। जहर इसका नाम इसलिए दिया गया है ताकि आप लोग जुड़ गए। जल्दी 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 आप लोग शेयर करिए। आज जहर क्लास 7 में आप लोग का स्वागत है। जरा कमेंट करके हाय बताइएगा और बताइएगा लाइट कैसा है। जल्दी जल्दी जुड़े सब। जहर क्लास 7 में आप सबका स्वागत है। यहाँ पे पता नहीं चल रहा होगा, यहाँ से लिखना पड़ेगा। आवाज आ रही है? थोड़ा सा बोर्ड को हम सीधा कर लें। अब ठीक है। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, अब ठीक है। जहर क्लास 7 में आप सबको स्वागत है। सीजीएल क्रैकर नवीन नगर नवादा माई सेल्फ डीकेएस आपका स्वागत करते हैं। अगर आप एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल और यहाँ तक कि एनटीपीसी या रेलवे के स्टूडेंट हैं लेकिन गलती से भी एसएससी का फॉर्म भर दिए हैं तो टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि अब आपके सामने आने वाला है जहर क्लास, जो सभी प्रॉब्लम मैथ इंग्लिश का हम दूर कर देंगे एक एक कर करके। आते जाइए, लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए और अपने दोस्तों के पास शेयर करते जाइए। ठीक है, शेयर करना ना भूलें। आज का क्लास शुरू करने से पहले हम जहर का काट, ठीक चल रहा है, जहर का काट महादेव का एक मंत्र सुना देते हैं। अपने कानों के एकदम प्रिय लगने वाला मंत्र सुन लीजिए, उसके बाद पढ़ाई शुरू करते हैं। जटा टबी गलय ज्वलः प्रवाह पावितस्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिका डमर 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 निनाद व डमर वयम चकार चंड तांडव तनो तुनः शिव शिव जटा कटाह संभ्रमा भ्रमः निलिम्प निर्झरी विराजमान मूर्धनि विलास बंधु बंधु रसपरद दिगंत संतति मनोद विनोद नीति कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध धुरधरापदि क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुने। ठीक है, तो आज की शुरुआत करते हैं तांडव से। और आप लोग जो भी लाइव जुड़े हैं सब हाई लिख दीजिए और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पे जल्दी से इसको शेयर करिए, इस लिंक को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। आज का क्लास जहर नहीं, बहुत बड़ा जहर होने वाला है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी सब जोड़ते जाइए, सब लोगों के लाते जाइए। आपका हर क्वेश्चन का जवाब मेरे इस पेज में और जहर 7 में आपका स्वागत है। और आज से हम पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा बोर्ड के ऊपर। गुड मॉर्निंग आयुष, अक्षय, सुजीत कुमार, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग आप लोग का भी। तो शुरू करें, एक बार बोल दीजिए यस सर, शुरू करिए। आज का प्रश्न नंबर फर्स्ट, देर नहीं करना चाहिए, क्योंकि काजल कुमारी एस सर। तो ये रहा बहुत ही सुंदर और प्यारा क्वेश्चन आपके कॉपी के ऊपर। स्टार्ट नाउ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अलजेब्रा का पहला प्रश्न आपके कॉपी के ऊपर। x माइनस 1 बाई एक्स पे पावर हाफ प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स पे पावर हाफ इक्वल टू एक्स।
प्रश्न x माइनस 1/x पे पावर हाफ प्लस 1 माइनस 1/x पे पावर हाफ बराबर x, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और आपको मिलती है 2 मिनट। तैयार हो जाइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x माइनस 1/x पे पावर हाफ प्लस 1 माइनस 1/x पे पावर हाफ इक्वल टू x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कौन बना पाइएगा इसको 2 मिनट में? एक से एक प्रश्न लाएंगे हम, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए हर जहर क्लास में। जब तक लॉकडाउन रहेगा गर्दा मचा के धर देंगे, नो टेंशन। मैथ इंग्लिश का तो डर ही खत्म कर देंगे। जहर क्लास ऐसे ही नाम इसका नहीं पड़ा है, और जहर को काटने वाले हमारे महादेव। जहर क्लास 7 का पहला प्रश्न, और आप लोग के हाथ हो गई है जाम। क्या प्रश्न कड़ा नहीं है, प्रश्न बस टेक्निकल है। ऐसे ऐसे प्रश्न हमारे CHSL में आ जाते हैं। बताइए क्या बताइएगा आप, यहां तक कि NTPC में आ जाएगा कुछ दिन के बाद। तो सब लिखिए सर बता दीजिए, हमसे नहीं बनेगा, बता दीजिए। लाइव इतने बहुत सारे हैं, लेकिन लाइक नहीं उतना, जितना लाइव है उतना लाइक करके जाइए। लाइक करके जाइए मत, सॉरी जाइए मत। आप शुरू से अंत तक आपको रहना है। 10 क्वेश्चन हम कराएंगे मैथ इंग्लिश का, 5 मैथ 5 इंग्लिश अल्टरनेटिव, ठीक है। चले तो हो जाइए रेडी, और इसका प्यारा सॉल्यूशन बाय DKS। सबसे पहले आपको हम कुछ कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। इस प्रश्न को हल करने से पहले कॉन्सेप्ट, कमेंट करना बंद कर दें, कमेंट करना बंद कर दें, और सबसे पहले आप यहां पे ध्यान दें और सब लाइक कर दें जितने भी लाइव जुड़े हुए हैं। कॉन्सेप्ट हम जो सिखा रहे हैं, देखिए कॉन्सेप्ट सिर्फ कॉन्सेप्ट हम इसलिए बताते हैं ताकि इस जैसा अगर कोई और छोटा मोटा प्रश्न बने तो आप बना पाए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट सीखें। कॉन्सेप्ट फर्स्ट क्या कहता है, ध्यान से देखिए आप। a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होता है सूत्र, तो a प्लस b के होल स्क्वायर। पता चल रहा है a² प्लस 2ab प्लस b के होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b के होल स्क्वायर, ठीक है। एक बात बताए, ध्यान से देखिएगा जो हम समझा रहे, यहाँ a और b गुना में है, इसके पहले लगा हुआ है 2 भी मल्टीप्लीकेशन में। तो अगर कभी भी 2 मल्टीप्लीकेशन में रहे और 2 संख्या भी मल्टीप्लीकेशन में रहे, तो उसका स्क्वायर दोनों तरफ अगर जोड़ दिए तो किसका बन जाएगा, अगर यहाँ प्लस है तो a प्लस b का होल स्क्वायर। लेकिन a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है, यानी कि ab था इसके पहले 2 था, अब a² इधर जोड़ दिए b² उधर जोड़ दिए, तो ये बन जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। कहने का हमारा क्या मतलब, जैसे हम आपको 12 दे दिए, ठीक है। 12 को आप लिख सकते 2 गुना 3 गुना 4, 2 गुना 3 गुना 4, हम 12 को लिख सकते हैं कि नहीं। अगर हमको किसी का स्क्वायर इसको बनाना है तो क्या करें, 4 का स्क्वायर उधर लगा दीजिए, और ये 3 जो बच गया 3 इसका स्क्वायर इधर लगा दीजिए, तो ये बन जाएगा कितना, 3 + 4 का होल स्क्वायर। ये बात सबको क्लियर है कि नहीं, ओके ओके, अगर क्लियर है तो लिख के बताइए यस सर, बोलिए। कॉन्सेप्ट सेकेंड, फर्स्ट कॉन्सेप्ट ए, सेकेंड कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि √x, जैसे रूट से बाहर अगर आपको संख्या निकालना है तो हमेशा पॉजिटिव निकलेगा। रूट से बाहर जो संख्या निकलेगा वो पॉजिटिव निकलेगा। जैसे अगर हम कहें √4 का वर्गमूल बताइए, +2 या -2, तो कहिएगा नहीं सर इसका +2 आंसर होगा। रूट के बाहर कोई भी संख्या निकलेंगे तो पॉजिटिव निकलेंगे। इतना बात आपको क्लियर रखना, बोले यस या नो। और एक चीज आपको और सीखना है, a² प्लस 2a प्लस 1 जो है a प्लस 1 के होल स्क्वायर है। फिर से a² प्लस 2a प्लस 1 किसका है, a प्लस 1 के होल स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि 2 है, a है, इसको 1 और दीजिए, 1 का स्क्वायर उधर दे दिए और 1 का स्क्वायर इधर जोड़, a प्लस 1 के होल स्क्वायर। उसी तरह a² माइनस 2a प्लस 1 देंगे तो a माइनस 1 के होल स्क्वायर। मतलब इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस हिसाब का हो गया सत्यानाश।
अब हम करते हैं तांडव शुरू। ध्यान समझिएगा, पहले काम करें, ये हाफ है लेट, मान लिया x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू ए, एक्स माइनस वन बाई इक्वल्स टू एक, मान लिए, पूरे मान लेते हैं, हाफ सहित x माइनस वन बाई हाफ ए मान लिए, समीकरण फर्स्ट हो गया। और 1 माइनस वन बाई एक्स पे पावर हाफ, इसको हम b मान लेते हैं, समीकरण सेकेंड हो गया। एकदम समझते जाएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बड़ा मजा आएगा। अब क्या हो जाएगा बताइए, इसका तो a मान लिए पूरे को, तो हो गया a प्लस बी बराबर x, इक्वेशन जो मानना है मान लीजिए, इक्वेशन से क्या टेंशन है, ठीक है। a प्लस बी इक्वल टू एक्स, समझ रहे बात को। अब देखिए, जो भी जुड़ रहे हैं लाइक करते जाएं और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। आज का जितना भी प्रश्न मैथ अंग्रेजी के लिए, आपका दिल दहल जाएगा, देखते रहिएगा। अब आपको क्या करना, a प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया x। अब क्या करना, आपको दोनों तरफ a माइनस बी से गुना करना है, मल्टीप्लिकेशन बाई a माइनस बी दोनों तरफ। तो हम a प्लस बी, इसमें भी हम गुना कर रहे हैं a माइनस बी से, और x है इसमें भी हम a माइनस बी से गुना कर रहे हैं। अब ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर x a माइनस बी। अब यहाँ पे समझिएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, a बराबर आप क्या माने हुए x माइनस वन बाई एक्स का, तो a स्क्वायर अगर करेंगे यहाँ से तो रूट खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा x माइनस वन बाई एक्स, समझ रहे हैं, माइनस से बच के माइनस दे दिए, बी स्क्वायर, अगर हम b का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर खत्म, कितना बचेगा 1 माइनस वन बाई एक्स। लेकिन अब जब माइनस से गुना होगा तो माइनस वन हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, इधर हो जाएगा x इंटू ए माइनस बी। कट रहा है कुछ जी, 1 ही कट रहा है। तो अब क्या बचा, इधर x माइनस वन और उधर बचा x इंटू ए माइनस बी, ठीक है। यहां तक देखिए, a प्लस बी इक्वल टू एक्स आया हुआ। अब हमको क्या करना है, लाइट ठीक करें, अच्छा ठीक है, देखते हैं, a प्लस बी इक्वल टू एक्स आ गया। अब हमको a माइनस बी निकालना है, तो बताइए यहां से a माइनस बी कितना हो जाएगा, कहिएगा जी सर a माइनस बी होगा x माइनस वन बटा एक्स, होगा, x नीचे चला गया। अब क्या हो गया, a माइनस बी का मान अलग अलग कर देंगे तो x बाई एक माइनस वन बाई एक्स, इस समीकरण हो गया आपका b, कर दीजिए इसको। और समीकरण a कितना था, यहीं पे लाके लिख देते हैं, a प्लस बी इक्वल टू एक्स, इस समीकरण a था। दोनों इक्वेशन को हम जोड़ रहे हैं, b से b खत्म, कितना हो गया 2a, आई हो गया 1 प्लस एक्स माइनस वन बाई एक्स। अब बताइए, ये 2a हो गया, 1 प्लस, देखिए 1 माइनस वन बाई एक्स प्लस एक्स, इसको ऐसे लिख दी, पहले उसको लिख दी। अब देखिए 2a, अब बताइए 1 माइनस वन बाई एक्स कितना है, देखिए यहाँ पे देखिएगा कि कहाँ गया, क्या है यहाँ पे 1 माइनस, इसको 1 रहने दीजिए, इसको देखिए 1 रहने दीजिए, इसको देखिए x माइनस वन बाई एक्स, इसको देखिए x माइनस वन बाई एक्स, x माइनस वन बाई एक्स पर हाफ को हम a माने हैं। अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दें तो x माइनस वन बाई एक्स a स्क्वायर होगा कि नहीं, ये बताइए कौन कौन यहाँ पे समझ पाए हैं। x माइनस वन बाई एक्स पे पावर हाफ का मान a है, अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते इसका 1 बाई 2 खत्म हो जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा। अब एक क्या बन गया, सबको उधर ले जाइए, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 बराबर 0, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 क्या होता है, a माइनस 1 के होल स्क्वायर, तो ये हो गया a माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, इसलिए a माइनस 1 बराबर 0, a का मान 1। बताइए यहां तक yes या नो, a का मान 1। a का मान हमने निकाल दिया, लेकिन नहीं, हमको तो x का मान निकालना है, किसका, x का। तो चलते फ्रॉम फर्स्ट यहां पे था x माइनस वन बाई एक्स पे पावर हाफ इक्वल टू a का मान हम 1 धर देते, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते, तो x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू 1, क्लियर है। दोनों तरफ x से गुना कर देंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 बराबर x। अब उधर ले जाएंगे तो x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0, इसका
इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो मूल का हम सूत्र लगा देते हैं, मूल बराबर माइनस बी यानी प्लस 1 माइनस प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो a करेंगे -1/2a, तो प्लस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर 4 -4 प्लस 1 गुना हो जाएगा ना, तो +4 हो जाएगा, -4 और -1, तो 4 और 1 इधर से आ जाएगा 5/2। तो यहां से x का दो मान संभव, 1 + √5/2 और 1 - √5/2। x का 2 मान संभव है, 1 + √5/2 और 1 - √5/2। लेकिन अब आप हमको a बताइए, ध्यान से समझिएगा, एकदम प्यार से समझिएगा। अगर हम इसका हाफ हटा दें, हाफ का मतलब रूट ही तो होता है, x पे पावर हाफ, दिखाई दे रहा है आपको, x पे पावर हाफ है, अगर हाफ हटा दे तो रूट x ही तो होता है। अब रूट x में e है, मतलब ये भी पॉजिटिव होगा। अभी हम बताएं कि रूट x से बाहर पॉजिटिव संख्या निकलता है, और ये भी रूट में है, 1/2 हट में ये भी पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, x का मान कभी निगेटिव नहीं आ सकता। और यहाँ पे देखिए √5 का मान 1 से बड़ा होता है ना, आप सोचिए 4 का ही मान 2 होता है, तो √5 का मान 1 से बड़ा नहीं होगा, तो 1 से बड़ा अगर घट रहा है तो निगेटिव हो गया ना, ये क्या है, ये तो ए वाला मान नहीं चलेगा। एक ही मान संभव है x का, 1 + √5/2। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो ये आपका राइट आंसर था, x बराबर 1 + √5/2। अब बताइए कमेंट करके कैसा लगा, क्या किए। अब ध्यान से देखिए, पहले हम इसको a मान लिए, फिर इसको हम b मान लिए, इस तरह से हमारे एक इक्वेशन तैयार हुआ। इस तरह से हम a + b हमारा दिया हुआ था, हमने a - b दिमाग लगा के निकाल लिया। उसके बाद थोड़ा सा टेक्निक यहाँ लगा, यहाँ से a बराबर 1 आया, फिर हमने समीकरण फर्स्ट में a का मान 1 धर दिए और इसको हल कर दिए, फिर हमने इसको काट दिए। इसको क्यों काट दिए, क्योंकि निगेटिव था, और कभी भी रूट के बाहर निगेटिव संख्या नहीं निकलता, ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब x का मान भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो बताइए कैसा लगा, कमेंट अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बोले यस सर। आगे बढ़िए, गो अहेड, लिखिए आप लोग सब जल्दी से। मजा आया कि नहीं बताइए। देखिए ये प्रश्न परीक्षा में आए या ना आए उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखिए आपने कितना अच्छा कॉन्सेप्ट सीखे कि रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव संख्या निकलता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पे काम करना है आपको। अब देखिए इस प्रश्न को पूछा कैसे गया था एग्जाम में, फाइंड द वैल्यू ऑफ x बोल दिया था। ऑप्शन देखिए क्या था, 1 + √5/2, सेकेंड था 1 - √5/2, थर्ड था ओनली 1, और चौथा ऑप्शन था ओनली 2। ए ऑप्शन था इसका। अब बताइए एक बात, हमें सिंपल सी बात, कितना हल्का हिसाब था ये। तो देखिए भाई, हम इसका हाफ हटाएंगे तो रूट में चला जाएगा, इसका हाफ हटाएंगे रूट में चला जाएगा। अगर कोई संख्या रूट में चला गया तो बाहर क्या निकलेगा, पॉजिटिव मान। यहां भी क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा, x का मान निगेटिव नहीं आएगा। तो देखिए ए वाला ऑप्शन क्या बोलता है, 1 से बड़ा है √5 तो निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, पहला है 1 + √5/2, यहां तीसरा बोलता है ओनली 1। जी वही वाला संभव है, ओनली 1 ही सही है, ओनली 2 भी गलत है, तो इसका राइट आंसर होगा ओनली 1। तो बिना पेन चलाए इस प्रश्न को आप बना सकते थे। बोलिए क्लियर हुआ या नहीं, सब लोग बोलिए यस सर जल्दी से। अब आने वाला है इंग्लिश का कहर, तैयार हो जाइए, अपना कॉपी खोल के बैठिए एकदम। ये था आज का बीजगणित। बताइए कैसा रहा ये प्रश्न। यस, आयुष बोल रहे हैं यस सर, अच्छा लगा बीजगणित। अब चलिए चिट्ठी नंबर 2, हमारा लेटर में 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। ये रहा आपके कॉपी के ऊपर प्यारा क्वेश्चन, कॉमन एरर है, आपको बनाना है। बेस्ड अक्षर पे
कृपया ध्यान ना दें, बेस्ड जो हम बोल रहे हैं उसको सुनिए। बेस्ड ऑन द न्यूज पेपर, बेस्ड ऑन द न्यूज पेपर रिपोर्ट्स we can conclude that many accidents caused by reckless driving, नो एरर। ए है आपका ए है आपका बी, ए है आपका सी, ए है आपका डी। बेस्ड ऑन द न्यूज पेपर रिपोर्ट्स वी कैन कंक्लूड दैट मेनी एक्सीडेंट्स काउज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग। सी आ रहा है इसका आंसर। किसी को कोई रीजन पता है या दे दनादन? किन्हीं को कोई रीजन पता है क्यों होगा सी? कोई रीजन सहित लिखे। जो भी जुड़ रहे हैं लाइक करते जाएं, और अगर आपके फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे जो भी फ्रेंड हैं इंडिविजुअल लेवल पे उनको भेज दें वीडियो का लिंक। सी सब सी बोल रहे हैं। और किन्हीं को कुछ बोलना है तो बोलिए, फिर से एक बार पढ़ देते हैं। बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स वी कैन कंक्लूड दैट मेनी एक्सीडेंट काउज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग। हाँ विनीता, एक्सीडेंट के बाद आर होगा, एक्सीडेंट के बाद आर होगा, यहां पे बोल रहे हैं आर होगा। आयुष अक्षर बोल रहे हैं यहां पे आर होगा। क्या आप लोग को भी लगता है एक्सीडेंट के बाद आर होगा? चलिए ठीक है। देखिए हमारा जो कॉन्सेप्ट था पीवी नॉन पीवी का, बस इसी पे ही क्वेश्चन है, इसी पे ही प्रश्न लाया गया है, पीवी नॉन पीवी पे। हमारा वीडियो बना हुआ यूट्यूब चैनल पे, आप सर्च करिएगा पीवी नॉन पीवी DKS आर गुरुजी चैनल, तो आपको मिल जाएगा। पीवी नॉन पीवी में जाके देखिए, बहुत अच्छे से हम समझाएं इसको, पूरा इंटरेस्टिंग वीडियो है। बर बोल रहे हैं आयुष अक्सर, बर देखते हैं क्या होगा। पहले हम इसको हम पोस्टमार्टम करते हैं। कहता है बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स। ये बेस्ड ऑन है किस पर? न्यूज़पेपर के रिपोर्ट पर। बेस्ट के बाद ऑन आता है, याद रखना है। बेस्ट के बाद क्या आता है? ऑन आता है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बी कैन कंक्लूड, कैन क्या है? मोडाल है। इसके बाद भारों का पहला रूप। बी कैन कंक्लूड डैट। देखिए ये यहां पे एक आ गया कंजक्शन, एक कंजक्शन का एंट्री हो चुका है वाक्य में। कंजक्शन कितने आए? 1। तो पीवी की संख्या कितना होना चाहिए? 1 + 1 यानी 2 पीवी होना चाहिए इस सेंटेंस में। कितने पीवी? 2 पीवी। क्यों? क्योंकि एक कंजक्शन का एंट्री हो चुका है। अब बात बताइए, मेनी एक्सीडेंट्स काउज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग। देखिए ये वर्ब का कौन सा रूप है? थर्ड फॉर्म है। कैसे पकड़ेगी? थर्ड फॉर्म के इसको V2 भी तो कह सकते हैं, लेकिन ये थर्ड फॉर्म ही क्यों है? क्योंकि आगे लिखा हुआ है बाय रेकलेस ड्राइविंग, यानी कि पैसिव वॉइस है। कैसा वॉइस? पैसिव वॉइस। ठीक है। अब बताइए कि V3 को क्या माना जाता है? नॉन पीवी। हम आपको जब पढ़ा रहे थे पीवी नॉन पीवी, तो हम आपको क्या बताए थे कि V3 और V4 को मानते हैं नॉन पीवी। तो ये दोनों का दोनों क्या है? ये नॉन पीवी है। यहां पे एक कंजक्शन आ गया, इसमें एक पीवी की जरूरत है। अब नॉन पीवी को पीवी कैसे बनाते हैं हमको ये बताइए। तो कहिएगा सर इसको चमनप्रास खिलाइए। चमनप्रास मतलब क्या? ए भी एक्जुलियरी वर्ब। तो यहाँ पे एक्जुलियरी वर्ब आपको एक देना है। मेनी एक्सीडेंट्स का और आर दीजिएगा कि बर दीजिएगा, ये एक टेंशन है। आर होगा कि बर होगा। देखिए एक बात बताइए,
अगर आपने यहाँ आर लगाए, अगर आपने यहाँ आर लगाए तो हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग तब करते हैं जब कोई काम पहले भी था आज भी है। एक बात बताइए, क्या एक्सीडेंट हो रहा है? आज भी नहीं हो रहा है रेकलेस ड्राइविंग के कारण। रेकलेस मतलब क्या हुआ? ध्यान नहीं देना। रेकलेस का मतलब क्या हुआ? ध्यान नहीं दिया। आज क्या एक्सीडेंट होना बंद हो गया? ये बताइए। विनीता बोल रही है आर, आज क्या एक्सीडेंट होना बंद हो गया? कि आज भी रेकलेस ड्राइविंग करते हैं लोग, आज भी लोग रेकलेस ड्राइविंग करते हैं, दारू पी के गाड़ी चला रहे हैं, तो कोई फोन पे बात करते हुए गाड़ी चला रहे हैं, जिसके कारण भी एक्सीडेंट हो रहा है। मतलब ये घटना पहले का ही नहीं है, आज भी सत्य और लग रहा है भविष्य में भी सत्य रहेगा, कि वो मानव जाति तो बदलने वाला है नहीं, चूहड़ मल है, इसलिए बर नहीं होगा। यहाँ पे सबसे राइट आंसर होगा आर। आर काउज्ड, आर प्लस V3 दोनों जब मिल गया तो बन गया PV। तो अब इस वाक्य में एक PV यहां और एक PV यहां, दो PV हो गए जिसको एक कंजक्शन संभाल लेगा। अब एक छोटी सी क्वेश्चन हम आपको पूछते हैं, क्या हम यहां पे कंजक्शन हटा सकते थे? कंजक्शन ही हटा देते, टेंशन ही नहीं रहता दो PV का। आप लोग जल्दी से यस या नो बोलिए, क्या हम यहां से डाइट हटा सकते थे या नहीं? कंजक्शन को ही हटा देते, ने रहेगा बास, ने बजेगी बांसुरी। जल्दी जल्दी लिखिएगा, क्या हम वहां से डाइट हटा सकते थे या नहीं? नहीं बताइएगा आप लोग, सब सन्नाटा छा गया है, ऐसे का है? कमेंट करके बताइए, कंजक्शन को हम हटा देते तो क्या होता? नो। कंजक्शन, कौन सा कंजक्शन को कब हटाना है, इसके बारे में भी एक प्रॉपर क्लास हम जब लेंगे तो बताएंगे आपको, ठीक है, कि कौन सा कंजक्शन गायब करना है। यहां पे जो डेड था, यहां पे जो डेड था वो रिलेटिव प्रोनाउन नहीं था, एक कंजक्शन था, जिसके कारण अभी उसको हम नहीं हटा सकते। क्यों? क्योंकि उस कंजक्शन का कोई प्रीपोजिशन नहीं है। देखिए, किसी कंजक्शन का अगर प्रीपोजिशन है तो आप उस कंजक्शन को हटा सकते हैं। जैसे अनलेस, अनलेस का प्रीपोजिशन है, ये कंजक्शन है, लेकिन अनलेस का प्रीपोजिशन होता है विदाउट, तो हम अनलेस को हटा के विदाउट यूज कर सकते हैं। उसी तरह आप लोग पढ़े सो डैट, सो डैट का प्रीपोजिशन है इन ऑर्डर टू या सो एज टू, तो हम इसको भी हटा के सो एज टू लगा सकते हैं। उसी तरह और एक दो हम आपको बता देते ताकि जब आगे हम दूसरा क्वेश्चन लेके आए तो क्लियर। ऑल्दो कंजक्शन है, लेकिन इसका प्रीपोजिशन होता है डिस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ। तो बहुत सारे इस तरह से शब्द है, तो बहुत सारे कंजक्शन है जिसका प्रीपोजिशन होते हैं। तो अगर किसी, फिक्स रूल समझिए, अगर किसी कंजक्शन का प्रीपोजिशन होता है तो आप उस कंजक्शन को हटाकर प्रीपोजिशन दे सकते हैं। कंजक्शन का काम है, एक कंजक्शन वाक्य में अगर आ गया तो दो PV को जोड़ेंगे, लेकिन प्रीपोजिशन का काम है छोटे छोटे शब्दों को जोड़ना, जो हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। लेकिन छोड़िए, जब हम यहाँ आ ही गए तो थोड़ा सा ये भी बता के ही दम मारते हैं, ठीक है, छोड़ देते हैं, फिर ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इस पे प्रश्न लाएंगे। अभी आप इतना याद रखिएगा, अनलेस का प्रीपोजिशन विदाउट, सो डैट का प्रीपोजिशन इन ऑर्डर टू या सो एज टू। और प्रश्न नंबर 3, आज का जलवा मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है। मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है, आजकल जलवा चल रहा है मैक्सिमा मिनिमा का, तो हम सोचे क्यों ना हम भी जलवा दिखा दें। यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 13 हो तो x माइनस 1 वाई प्लस 10 जेड माइनस 4 का अधिकतम मान क्या होगा? दो 216
125, 243 और 81। चलिए भाई, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 30, क्या है 13 है, 13 हो तो x माइनस 1 इंटू वाई प्लस 10 इंटू जेड माइनस 4 का अधिकतम मान क्या होगा? ऑप्शन है 216, 125, 243, 81। ये मैक्सिमम मिनिमा का बहुत ही शानदार, जबरदस्त, लाजवाब क्वेश्चन। काजल कुमारी 216। कोई और है? कोई और जल्दी जल्दी बताइएगा। इसका राइट आंसर हट जाते हैं बोर्ड पे से। बना रहे हैं या हम बता दें? ये मैक्सिमा मिनिमा का बहुत ही छोटा सवाल लाए हैं, कॉन्सेप्ट हमको सिखाना था इसलिए। इसके बाद जो हम सवाल मैक्सिमा मिनिमा का लाएंगे एक से एक लेवल का रहेगा, ठीक है। अभी आप इसको समझिए, समझिए प्यार से। हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं मैक्सिमा मिनिमा का। कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। हाय सर दीपक शर्मा, हाय। आप थोड़ा लेट जुड़े हैं, आधा घंटा लेट है, कोई बात नहीं। जरा सा कॉन्सेप्ट सीखिए। मैक्सिमा मिनिमा प्रश्न नंबर 3, जहर क्लास 7। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे हम 12 लिख दिए, क्या है 12। जैसे कि हम x प्लस वाई, यहां पे समझिए ऐसे कि x प्लस वाई हम 6 लिख दिए। x प्लस वाई कितना लिख दिए? 6 लिख दिए। चाहे आप छोड़िए, जोड़ को छोड़िए, आप मल्टीप्लिकेशन वाला ले लीजिए। मल्टीप्लिकेशन की संख्या कम होती है। जैसे देखिए क्या कहना चाहते हैं, जैसे 12 है तो 12 को हम कितने तरीके, 6 गुने 2, चाहे 4 गुने 3, चाहे और कुछ लिख सकते हैं क्या, इसको 1 गुने 12, ऐसे ही लिख सकते हैं 3-4 बार, चाहे उलट पलट सकते हैं। लेकिन 12 अगर जोड़ के लाना है आपको, जैसे जोड़ के 12 लाना है तो बहुत सारे हो सकते हैं, 0 12, 1 11, 2 10। तो इसीलिए हम जोड़ वाला नहीं ले रहे हैं, मतलब हम मल्टीप्लिकेशन वाला ले रहे हैं। तो इसलिए आप कॉन्सेप्ट सीखिए, बहुत ही झकास कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में हम बनाने वाले ढेर सारे हिसाब। जितना भी लाइव देख रहे हैं कृपया ध्यान दें। एक्स वाई का मान अगर मान लिया 12 दे दिया, एक्स वाई का मान कितना दे दिया 12, तो आपसे कह रहा है एक्स प्लस वाई का न्यूनतम मान आपसे पूछ रहा है। किसका? x प्लस वाई का न्यूनतम या महत्तम जो हो, दोनों मान निकालना है आपको। x प्लस वाई का न्यूनतम महत्तम मान निकालना। अब हम क्या करते हैं, x प्लस वाई 12 है, इसको जितना आप तोड़ सकते हैं तोड़ लीजिए। पहला आप इसको तोड़ सकते 1 गुना 12, ठीक है। यहां पे हम मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू लिख रहे हैं। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 13। एकदम समझिएगा प्यार से। सेकेंड 4 गुना 3 ले लेते हैं, ठीक है। सोनू प्रजापति हेलो, इधर आइए। 4 गुना 3 ले लिए, 4 प्लस 3 जोड़िए कितना हो जाएगा 7, 4 होते 7। तीसरा तरीका 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 गुना 2, ये दोनों जोड़ दिए कितना हो जाएगा 6 दूना 12, ठीक है। चौथा तरीका इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 को 1 गुना 12 हो गया, 4 तिया 12, 6 दूना 12। अब ज्यादा कुछ कर सकते हैं, बताइए इसमें आपका मैक्सिमम मान कितना मिला। इसमें आपको मैक्सिमम मान मिला है 12। मैक्सिमम मान कितना मिला 12, देख रहे हैं आप। उसी तरह और हम और लेते हैं, जैसे कि एक्स वाई बराबर 16 दे दिया, एक्स वाई का मान 16 दे दिया। अब देखिएगा, अब पहला तरीका 16 को आप क्या लिख सकते हैं 8 गुना 2, तो 8 प्लस 2 10 आ जाएगा एक्स प्लस वाई। और दूसरा तरीका 16 गुने 1, तो 16 और 1 17 आ जाएगा। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका आपका है कि 16 हम 4 गुना 4 लिख दे, तो ये 4 और 4 8 हो जाएगा।
4 और 4 8। तो x प्लस वाई का आप बता सकते हैं मिनिमम मान कितना आया, मिनिमम वैल्यू। तो आप कहिएगा मिनिमम वैल्यू इसका कितना है 6, जब दोनों बराबर था, जब दोनों बराबर था। 4 और 4 8 और 4 और 4 16। हम क्या कहना चाहते हैं नहीं समझ पाए, कोई बात नहीं, बस इतना तो समझते चल रहे हैं ना कि किस तरह से हम कर रहे हैं कोशिश। नहीं समझ पाए, चलिए कोई बात नहीं। अगर x प्लस वाई का मान, चलिए आपको हम 8 दे दें, x प्लस वाई का मान कितना, जैसे कि यहां पे दिया हुआ जोड़, और आपसे हम मैक्सिमम वैल्यू पूछ दे x वाई का, x प्लस वाई का, x वाई यानी x वाई का हम आपको मैक्सिमम वैल्यू कर दे। x प्लस वाई कितना दे दिए 8, कहें मैक्सिमम वैल्यू निकालो x वाई को। तो हम बताएं क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, 8 को 2 बराबर भागों में बांट दीजिए। तो कितना कितना बढ़ जाएगा 4 प्लस 4, यानी कि 4 और 4 यहां धर, 4 गुना 4 कितना 16 होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू। नहीं विश्वास है तो आप देख लीजिए, जैसे ये x और y है, पहला तरीका हम x को मान लेते हैं 0 और इसको मान लेते हैं y को 8। तो बताए दोनों का गुना करेंगे कितना हो जाएगा 0। दूसरा तरीका, अच्छा 8 है तो हम इसको 6 प्लस 2 लिख सकते हैं, 6 दूना 12 आ जाएगा, फिर भी 16 आ रहा है, नहीं आ रहा है। अच्छा x प्लस वाई 8 है, चलिए एक काम करते हैं, एगो के 5 मान लेते हैं, एगो के 3 मान लेते हैं, 5 और 3 8, लेकिन 5 दिया 15, कभी भी 16 तक नहीं पहुंच पाएगा। तो आप क्या सीखें कि कभी भी x प्लस वाई का मान अगर आपको k दे दे, x प्लस वाई कितना दे दे k, और आपको x वाई का मैक्सिमम मान पूछे तो कुछ मत करिए, दोनों को बराबर मान लीजिए, दोनों को क्या करिए बराबर बराबर मान लिया, यानी इसको भी k/2 उसका आधा और इसको भी k/2। ठीक है, यही आज हम आपको समझाना चाह रहे थे कि मैक्सिमम वैल्यू x प्लस वाई दे के आपसे पूछ ले तो आप क्या करिए बराबर मान लीजिए, कुछ मत करिए, दोनों को बराबर मान लीजिए। अब यहां भी वही काम है, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना दिया 13 दिया। अगर इसी का मैक्सिमम वैल्यू पूछता है x, इसका कहता है x वाई जेड का मैक्सिमम मान निकालो, तो हम क्या करते हैं सबको बराबर बराबर कर लेते हैं, यानी कि बराबर 13 को 3 भाग में बराबर बराबर बांटना, कितना हो जाता है 13/3 13/3 13/3 3 बार हो जाता। लेकिन प्रॉब्लम यहां है कि बंदा तो घुमा दिया हमको, क्या पूछ रहा है x -1 y + 10 और z -4 का अधिकतम मान पूछ दिया। तो क्या करें हम, कुछ नहीं करना, ये बंदा को उसके जैसा बना लीजिए। देखिए कैसे बनेगा, प्यार से समझिएगा। x था वहां -1, इसमें -1 ले लीजिए, ले लिए, प्लस ये कितना है y, इसको कितना चाहिए 10 चाहिए, इसको 10 दे दीजिए, चलो ले जाओ तुम भी खुश रहो। ये कितना है z, इसको क्या चाहिए -4 चाहिए, तुम भी जाओ -4 ले जाओ, इसको भी -4 दे दिए। जैसे जैसे इधर किए उसी तरह 13 में भी करना होगा। 13 में पहले 1 घटाना होगा, फिर 10 जोड़ना होगा, फिर -4 ले लिए इससे। तो 13 में 1 गया 12 और 10 22, 22 में 4 गया कितना 18। इधर क्या हो गया x -1 y + 10, इसको घेर देते हैं, और z -4 = 18। अब देखिए मजा आएगा, x -1 y + 10 और z -4 कितना आया 18, और इसी का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है मल्टीप्लिकेशन में। तो इसका मान मैक्सिमम कब होगा जब सब बराबर बराबर हो। तो 18 को 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा और ये भी 6, तो 6 छक 36 छक्का 216 इसका राइट आंसर होगा। बताइए कौन कौन समझ पाए। अब हम छोटी छोटी 4-5 प्रश्न आपके सामने लेते हैं, फिर आपको मजा आने वाला। देखिए ध्यान समझिएगा हम जो समझाना चाह रहे हैं। x + y का मान दे दिया आपको 12, x + y का मान 12 और कह रहा है x y का मैक्सिमम वैल्यू बताओ, x y का मैक्सिमम वैल्यू। तो कुछ मत करिए, 12 इसको 2 बराबर भागों में बांट दिए, 6 ये भी 6, 6 और 6 तो 6 × 6 6 छक 36। एक क्वेश्चन का उत्तर खुद दीजिए आप। x + y + z = मान लेते हैं 6, x + y + z = 6। तो आप बताइए कि x - 1 y + 1 × z का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा।
इसका उत्तर कौन देंगे, जल्दी से बता सकते हैं कोई? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, तो 1 x माइनस 1 वाई प्लस 1 इंटू जेड का मैक्सिमम मान कितना आएगा? एनीबॉडी? आपको मिलते हैं 1 मिनट। आठ, देखिए कुछ मत करिए, x माइनस 1 है, इसमें से 1 ले लीजिए, y को 1 चाहिए, y को 1 दे दीजिए, z को कुछ नहीं चाहिए छोड़ दीजिए। 6 में -1 ले लेंगे और 1 दे देंगे तो ये कट जाएगा, तो कितना आ गया? 6। 6 को 3 बराबर भागों में बांटना है, कितना कितना? 2 2 2, तो 2 गुना 2 गुना 2 यानी कितना? 8। ठीक है, और कल का क्वेश्चन आपका रह गया, ए वाला प्रश्न हमको बना के दिखाइएगा, देखते हैं आप क्या करते हैं। कल के लिए आपका क्वेश्चन है होमवर्क। होमवर्क आपको कल करके आना है घर से। x प्लस 2x प्लस वाई बराबर 18, 2x प्लस वाई बराबर 18, तो मैक्सिमम मान हमको बताना है x स्क्वायर वाई का। ये आपको कल घर से बना के आना। 2x प्लस वाई इक्वल टू 18, तो आपको मैक्सिमम मान x स्क्वायर इंटू वाई का बता के आना है। कहिएगा सर आप तो छोटी गंगा कह के नाले में कूदा दिए, लेकिन एक बात है, जो जहर क्लास 7 देखें वही कल इसको समझ पाएगा। कल हम यही वाला प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। आज हम आगे बढ़े, बोलिए यस सर, सब लिख दीजिए। मैक्सिमा मिनिमा को आप हल्के में मत लीजिए भाई, मैक्सिमा मिनिमा बहुत बड़ा चैप्टर है, समझे? टाइप बाय टाइप पढ़ेंगे मैक्सिमा मिनिमा। अभी हम प्रश्न 1 लाइन टाइप 1 का, फिर टाइप 2 का लाएंगे, फिर टाइप 3 का लाएंगे, फिर ट्रिगोनोमेट्री का मैक्सिमा मिनिमा अलग तरह से पढ़ना है, बीजगणित का अलग तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार हो जाइए, और ये रहा आपके कॉपी के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4। ही डज नॉट लाफ कॉमा नॉर ही स्माइल्स। कैसा लड़की है, ना तो वह हंसती है, वो लड़का है ही, ना तो वह हंसता है और ना तो वह स्माइल करता है। और इसका राइट आंसर कौन होगा? इंप्रूवमेंट करना है। नॉर ही डज स्माइल। बी नाइदर, या नाइदर जो पढ़ना है, ही डज स्माइल। स्माइल शब्द बहुत अच्छे होते हैं ना। नॉर डज ही स्माइल। और डी बोलता है नो इम्प्रूवमेंट, बोरी भैंस पानी में। चलिए इसका आंसर बताइए जो भी लाइव जुड़े हुए हैं। ही डज नॉट लाफ नॉर ही स्माइल्स, नोर ही डज स्माइल, नाइदर ही डज स्माइल नॉर डज ही स्माइल, नो इम्प्रूवमेंट। एमटीएस का प्रश्न है, बताइए आप एमटीएस के भी नहीं बता पाइएगा तो क्या बता पाइएगा? डी नो इम्प्रूवमेंट। आयुष अक्सर बिल्कुल सही, आपका जवाब नहीं है, आपका जवाब सही नहीं है, आप भूल गए। हम जो एक इन्वर्जन पढ़ाए थे, हम इन्वर्जन पढ़ाए थे कि किसी भी वाक्य के शुरू में अगर निगेटिव एडवर्ब निकाल दिया जाए तो वहां पे इन्वर्जन लगेगा। आपको नहीं लग रहा है नॉर निकाल दिए पहले? देखिए इस वाक्य को, एक नॉर को हम पहले निकाल लिए हैं, निगेटिव एडवर्ब पहले आया हुआ है, उसमें इन्वर्जन लगेगा। ये वाक्य गलत है, ये तो कभी आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि इस वाक्य में इन्वर्जन लगेगा।
तो डी तो गयो, डी का बोरी भैंस पानी में। तो ये और बताइए इसका उत्तर। डी इसका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेकेंड वाक्य के शुरू में एक निगेटिव वर्ड आया हुआ है। सी, अब आंसर आ रहा है सही सही सी। बी क्यों नहीं? मोनिका कुमारी बोल रही है, मोनिका कुमारी बोल रही है सी। मोनिका कुमारी भी सी, ललिता भी सी। कोई और? आपका स्वागत है मोनिका। कोई और? नहीं बोलिएगा। अब सुनिए, एकदम प्यार से सुनिए, लव के साथ एकदम प्यार से सीखना। देखिए लव में भी एक शब्द, रीजनिंग आप पढ़े हैं, रीजनिंग में लव का बड़ा यूज है। एल का मतलब 12, ओ का मतलब 15, तो एल का उल्टा होता है ओ। भी का मतलब 5, सॉरी भी का मतलब 22, आई का मतलब 5, 22 और 5 27, ये भी उल्टा भी ई। तो ऐसा मत समझिएगा लव बहुत खराब चीज, अच्छा चीज है। तो आप एकदम सिंपल सा रूल बोल देखिए, अगर कभी भी निगेटिव एडवर्ब किसी भी वाक्य के शुरू में आ जाए तो वहां पे इन्वर्जन लगता है, पार्शियल इन्वर्जन। इन्वर्जन हम पहला वीडियो में अपना पढ़ा चुके हैं, आप सीखिए कैसे। जैसे कहते हैं आई हैव, आई नो लिटिल अबाउट हर। ध्यान से समझिए, मैं उस लड़की के बारे में बहुत कम जानता हूं। हम चाहते इस वाक्य में इन्वर्जन लगाना, हम चाहते हैं जो एडवर्ब देख रहे हैं निगेटिव एडवर्ब, इसको वाक्य के पहले निकाल दें। तो लिटिल को निकाल रहे हैं वाक्य शुरू में, निकाल दे शुरू में लिटिल को। लेकिन जैसे ही निगेटिव एडवर्ब वाक्य शुरू में निकलेगा, बोरी भैंस पानी में, इस वाक्य में इन्वर्जन लगेगा, इसका आ जाएगा सहायक क्रिया पहले। कौन सा टेंस है भाई? आई नो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसका सहायक क्रिया होता है डू। तो लिटिल डू आई नो अबाउट हर, तो यहां भी इन्वर्जन लगेंगे। देखिए इन नॉर के जगह पे नाइदर भी हो सकता है। रूल क्या कहता है नॉर और नाइदर के, कि अगर दो सेंटेंस निगेटिव हो, देखिए निगेटिव दोनों सेंटेंस है, और पहला जो सेंटेंस है उसी का अर्थ सेकेंड सेंटेंस में निकल रहा हो, और नाइदर और नॉर अगर वाक्य के शुरू में हो तो वहां इन्वर्जन लगेगा। तो यहां पे नॉर ही स्माइल के जगह पे इन्वर्जन लगेगा। देखिए ए नंबर ऑप्शन, नॉर ही डज स्माइल, इसमें ए सही हो सकता था अगर ये डज पहले आ जाता। क्यों? क्योंकि निगेटिव शब्द है, और अगर निगेटिव एडवर्ब किसी भी वाक्य को शुरू में देंगे तो इन्वर्जन लगेगा। चलिए बी भी सही हो सकता था, कब? ये निगेटिव है ना इधर, अगर डज पहले होता, लेकिन ऐसा इसमें भी नहीं, इसलिए राइट आंसर इसका होगा नॉर डज ही स्माइल। ठीक है, अगर नहीं क्लियर है तो कोई बात नहीं, एक एग्जांपल हम और देते हैं, ताकि ऐसा अगर दोबारा आपको मिले तो आप खोपड़ी में छेद कर दें। हम बहुत अच्छा एग्जांपल एक आपको देते हैं। देखिए हमारा ही दोस्त है, उसी के बारे में हम एग्जांपल ले रहे हैं। आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट नॉर माई फ्रेंड हैव। बताइए सही वाक्य है कि गलत है? मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूं और नहीं मेरा दोस्त खेल चुका है, ये सही या गलत? एनीबॉडी? इस सेंटेंस बिल्कुल ही क्या है? गलत है, क्योंकि मैं भी क्रिकेट नहीं खेल चुका और मेरा दोस्त भी नहीं खेल चुका। यहां पे नॉर आया, दोनों एक ही सेंटेंस है, मतलब इधर भी ना उधर भी ना। अब बीच में आ गया निगेटिव, लेकिन इसमें इन्वर्जन नहीं लगा ना, इसमें इन्वर्जन लगाना होगा आपको। क्या होगा? आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, नॉर के जगह पे यहां पे नाइदर भी हो सकता है, टेंशन नहीं लेने का। नॉर या नाइदर, हैज को लाइए पहले, हैज माई फ्रेंड, ये आपका होगा सही। तो ए था इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट, आशा है समझ पाए होंगे। इसको मिटा रहे हैं
और आज चलते हैं, आधा क्लास पूरा होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। फिर से मैथ आपके कॉपी के ऊपर, प्यारा सा मैथ। मिश्रण का क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग बनाइएगा। जहर क्लास 4 में इस प्रश्न को कुछ हम अधूरा लिख के लाए थे, इसलिए आंसर नहीं हो पाया था। आज देखिए इसका 5 नंबर, अच्छा से लिखिएगा इस प्रश्न को। एसएससी को इससे बहुत प्यार हो गया है, रेलवे वाले एनटीपीसी को भी प्यार हो गया है। एक कैन में 7:5 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण है। आज तो क्वेश्चन हम एकदम सही सही लाए हैं। पानी का मिश्रण है। एक कैन में 7:5 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण है। जब मिश्रण का 12 लीटर निकाला जाता है और यही पॉइंट पिछले बार छूट गया था। कैन में उतना ही पानी मतलब 12 लीटर ही पानी, उतना ही पानी से भरा जाता है तो पानी तथा दूध का अनुपात 9:7 हो जाता है। कितना हो जाता है? 9:7 हो जाता है। शुरू में कितना दूध था? शुरू में कितना दूध था? ऑप्शन 35 लीटर। कितना, तो इसका आंसर भी याद होंगे। 28 लीटर, तीसरा 36 लीटर, चौथा 42 लीटर। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बताइए सी, इसका सी आंसर कभी नहीं होंगे, क्योंकि सी तो 36 लीटर है ना। 36 लीटर कैसे होगा? जब भी इसका आंसर होगा, क्या पूछ रहा है? शुरू में कितना दूध था? शुरू में, तो शुरू में यहां देखिए अनुपात कितना है? 7 से ही कटने वाला कोई आंसर होगा, ये तो कभी नहीं होगा। 42, वाह, अरे वाह, अब 42 हो गया। 4 नंबर बोल रहे हैं। कोई 2 भी बोलिए। 21 लीटर के तो अभी बोले थे। कौन थी? अपना नाम बताएं तो। 1 हूं, आंसर बताइए। हूं कौन है जिसने आंसर दिया था इसका 21? 42 सचिन कुमार। 42 42। जहां तक हमको लगता है आपके भैंस बोल रही है पानी में। मिश्रण का एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। आंसर तो यही 3 में कोई है। 35 है, 28 है, 42 है। नहीं बताइएगा, हम ही बता दें। टेल। चलिए कोई बात नहीं, हम ही बताते। सबसे पहले आप एक कॉन्सेप्ट सीखिए। एक कॉन्सेप्ट हम आपको सिखा रहे हैं, ये सबको मिटाते हैं। 35 कितना? 35, 28, 36, 42 ऊपर लिख दिए हैं, ठीक है। ये ऑप्शन को हमने ऊपर लिख दिए। एकदम ध्यान से कॉन्सेप्ट सीखिए। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंसिंग द रेशियो। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंसिंग द रेशियो, कि रेशियो को कैसे बैलेंस करते, देखिए सिखाते हैं। आराम से सीखिएगा, प्यार से। एक बर्तन है,
एक बर्तन हम यहाँ पे बना देते हैं। ये देखिए कितना अच्छा बर्तन है। एक बर्तन है जिसमें पहले आप पिछले वाला वीडियो आप देखे थे जहर नंबर 6, जहर नंबर 6 में हम क्या बोले थे, याद करिए कि ये बोतल है, यहाँ पे देखिएगा इस बोतल में पानी है, इस बोतल में ऐसे तो स्पिरिट है, स्पिरिट नहीं सैनिटाइजर है, इस बोतल में पानी है। इस पानी मान लीजिए 20 लीटर है, ध्यान समझिएगा, इसमें इस बोतल में कितना पानी है 20 लीटर। इसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। भाई स्पिरिट में दूध पानी कहाँ से आ गया? अरे भाई दूध पानी का मिश्रण है, ठीक है, दूध पानी का मिश्रण है कितना 20 लीटर, इसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। अब सुनिए क्या गजब का लीला है भगवान का। इस पानी में से हम कुछ पानी निकाल लिए, इसमें से कुछ पानी निकाल लिए और इस पानी को हम हाथ में ले लिए। बताइए इस जो हाथ में पानी आया है कितना आया हमको नहीं पता है, लेकिन जानते हैं हमको इसमें क्या पता है कि इसमें फिर से दूध और पानी कितना होगा 3:2 ही होगा। कहने का क्या अर्थ है कि एक बार अनुपात बन गया तो वो मिश्रण जहां जहां भी जाएगा दूध और पानी का अनुपात जो शुरू में था, मान लिया जाए यहाँ पे बर्तन है और यहाँ पे X अनुपात Y में मिल्क और वाटर है, तो अगर इस बर्तन में से इस पानी को जहां जहां ले जाए, इसी में से जहां जहां पानी को ले जाएंगे सब जगह दूध और पानी X अनुपात Y, X अनुपात Y, X अनुपात Y होगा। सिंपल सी बात याद रखनी है कि एक मिश्रण में अगर दूध और पानी का अनुपात X अनुपात Y है तो उस मिश्रण में से आप पानी जहां भी ले जाकर धर दीजिए उसमें भी दूध और पानी का अनुपात X अनुपात Y होगा। क्लियर हुआ या नहीं? अगर समुद्र में मान लेते हैं उतना बड़ा समुद्र है, अगर समुद्र में दूध और पानी, समुद्र में दूध पानी कहां से आएगा? समुद्र में पानी और नमक का अनुपात 5:7 है, तो समुद्र वाला पानी को जहां भी उठा के ले जाएंगे पानी और नमक का अनुपात 5:7 ही होगा। ऐसा ही आप समझ लीजिए। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारी गलती नहीं है, एक विज्ञान है मिश्रण। हाँ, तो हम क्या सिखा रहे थे? कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंसिंग द रेशियो। तो सुनिए क्या है कि एक बर्तन दादा है, बर्तन, इसमें दूध और पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर का अनुपात 3:2 है। देखिए ईमानदारी अभी भी जिंदा, इसीलिए दूध की मात्रा अनुपात ज्यादा है, पानी की मात्रा कम है, 3:2। अब क्या किए, एक ग्वाला, ग्वाला कोई बुरा नहीं मानेगा, एक ग्वाला ने इसमें 5 लीटर पानी डाल दिया। क्या डाल दिया भाई? पानी। हम पानी के सामने 5 लीटर लिख दिए क्योंकि पानी डाला। तो अब दूध और पानी का अनुपात 4:3 हो गया। दूध और पानी का कितना हो गया? 4:3। अब देखिए गड़बड़ हो गई ना भाई, बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई। हम क्या पढ़ रहे? कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंसिंग द रेशियो। रेशियो को बैलेंस करने। एक बात बताए, बंदा पानी मिलाया कि दूध मिलाया? बंदा पानी मिलाया, कितना? 5। तो फिर रेशियो कैसे बदल गया मिल्क का? मिल्क का रेशियो यहाँ 3 था, यहाँ पे 4 कैसे हो गया? गड़बड़ है। इसलिए सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे, तभी तो इसका नाम है बैलेंसिंग द रेशियो। तो सबसे पहले दूध को बराबर करेंगे। दूध यहाँ कितना है? 3। दूध यहाँ कितना? 4। इसका रेशियो बराबर करेंगे तो 4 और 3 का एलसीएम 12। तो इसमें गुणा करते हैं 4 से, तो 4 3 12 और 4 दूना 8। अरे दूना दूनी समझते हैं, हम देहाती आत्मा हैं। गुना इसमें 3 से करेंगे, अब 3 चौके 12, 3 तिया 9। अब मजा आयो ना, अब मजा आयो। यहाँ सा कितना? मिल्क 12, यहाँ भी 12। कितना बढ़ गया? तो आप कहेगा जी सर 1 यूनिट बढ़ गया। कितना बढ़ गया? पानी, पानी, पानी बढ़ गया। 8 से हो गया कितना? 9। अब पानी कितना मिलाए थे? 5 लीटर, तो 1 यूनिट का मान 5 लीटर। तो अब आपसे जो भी पूछ दे, आपसे पूछ दे बताओ पहले पानी कितना था, तो 1 यूनिट का मान 5, तो 12 पचे 60 लीटर दूध था। कहेगा बताइए वाटर पहले कितना था? 8 पचे 40 लीटर। इतना बंदा इतना भोला भाला होता है कि 1 यूनिट का मान 5 लीटर आया, और अगर हम पूछ दे कि बाद में दूध कितना हो गया तो यहाँ पे गुना कर देगा। 12 पचे 60, 9 पचे 45। वैसा काम ना करें, कर सकते हैं लेकिन वैसा काम ना करें। यहाँ जो यूनिट आता है ना, खास करके शुरू वाला के लिए ही आता है, लेकिन यहाँ भी धर सकते। ऐसे वाले क्वेश्चन में यहाँ से भी आंसर आ जाएंगे, लेकिन यहाँ से क्यों निकाला? हमको पहले वाला पूछा, हम पहले वाला निकालेंगे, बाद पूछेगा फिर जोड़ देंगे, लेकिन ए वाला यूनिट का मान इधर गुना मत करिएगा। समझ गए? आशा है आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंसिंग द रेशियो। अब हम इस क्वेश्चन का उत्तर दे रहे हैं, तो तैयार हैं?
आंखें खोले। उसके बाद जो हम अंत में आपको एक ऐसा छोटू सा ट्रिक बताएंगे ना कि ऐसा क्वेश्चन को ना आप मात्र 2 सेकंड में हलवा कर दीजिएगा। क्या? हलवा। आइए सीखते हैं। कहता है एक कैन में 7:5 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण है। ध्यान समझिएगा प्यार से। ये हमारा केनी है, इसमें 7:5 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण है। कोई बात नहीं भाई, जब मिश्रण 12, मिश्रण ही निकाल लिया, गजब है। समुंदर गया, समुंदर में से पानी ही निकाल लिया। अब समुंदर में कितना पानी निकाल लिया भाई? 12 लीटर खींच लिया, 12 लीटर पानी खींच लिया। अब बताइए जो भी यहां पे पानी बचा होगा, ध्यान समझिएगा, 12 लीटर पानी तीर लिए। अब जो भी यहां पे पानी बचा होगा उसमें भी दूध और पानी कितना होगा? 7 और 5 ही होगा। मानते ही बात की नहीं भाई? अभी हम बोले थे कि एक बर्तन है, उसमें 7 और 1:y के अनुपात में दूध पानी है, तो इस पानी में से कुछ निकाल के केनहू रख दे, सब जगह 1:y ही होगा। अभी हम बोले थे कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा समुद्र है, इस समुद्र में अगर 1:y में नमक और पानी है, तो इस समुद्र का पानी जहां जहां ले जाएंगे सब जगह 1:y होगा। तो कितना था? 7:5। इनमें से हम 12 लीटर निकाले, तो जो भी यहाँ पे बचा है उसमें भी 7:5 में ही होगा क्या? दूध और पानी। अब यहां पे हो गया जलवा। क्या हो गया? यहां पे जलवा। क्या जलवा हुआ? 12 लीटर निकाला जाता और कैन में उतना ही पानी से भरा जाता। अब छेड़खानी हो गया भाई, अब मिश्रण में छेड़खानी हो गया। 7:5 यहां भी रहेगा। छेड़खानी क्या हो गया कि इसमें डाल दिया, क्या? पानी डाल दिया। कितना पानी? उतना ही पानी। देखिए ये दूध था, ये पानी था, दूध था, पानी था। पानी के सामने तीर खींचे। अभी वाला जो तीर था, देखिए तीर खींचना भी आपको आना चाहिए भाई। कहीं आप तीर खींचे में गड़बड़ा गए तो आप ही तीर आ जाइएगा। देखिए मोनिका कुमारी बोलिए 42, ठीक है। 7:5। जब मिश्रण निकालेंगे तो तीर यहां से खींचेंगे, जब दूध निकालेंगे तो यहां से, पानी निकालेंगे यहां से। तो अभी हम मिश्रण निकाल रहे तो यहां से तीर खींचेंगे। इतना 12 लीटर। तो जो भी मिश्रण बच गया, यहां पे जो भी मिश्रण आया होगा उसमें भी दूध और पानी कितना रहने वाला है? 7 और 5। छेड़खानी अब यहां से हुआ कि यहां से हमने 12 लीटर पानी मिला दिया, तो पानी और दूध का अनुपात 9:7। बोरी भैंस पानी में। देखिए भाई पानी और दूध का अनुपात 9:7 है। पानी और दूध, जबकि हम दूध पानी लेके चल रहा है, वो क्या किया? पानी और दूध दे दिया। उसको कल्टी मारिए, 7:9। बोलिए समझ पाए या नहीं? यस या नो? 7:5 था। मिश्रण निकालिए, 12 लीटर निकालिए, अभी भी 7:5 रहेगा। यहाँ पे 12 लीटर पानी डाल देंगे, हो गए। अब आइए यहाँ पे हम एक लाइन खींच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आइए, अब हमारा पहले वाला क्वेश्चन हो गया। दूध कितना है? 7:5। कितना पानी मिला दिया? 12 लीटर। हो गया 7:9। दूध कितना था? इसमें छेड़खानी किसके साथ हुआ है? दूध के साथ कि पानी के साथ? तो कहिएगा नहीं सर पानी के साथ छेड़खानी हुआ है। दूध पहले कितना था? 7। अभी भी कितना है? 7। बराबर है, बच गया। अगर ये बराबर नहीं रहता तो इसको बराबर करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ द रेशियो। लेकिन यहाँ पे बैलेंस है। अच्छा 5 था, 9 हो गया। कितना यूनिट बढ़ गया भाई साहब? तो कहिएगा जी सर 4 यूनिट बढ़ गया। 5 था, 9 हो गया। और इधर कितना मिला दिया? तो 12 लीटर मिला दिया। तो 4 तिया 12। 1 यूनिट का मान 3 आ गया। 1 यूनिट का मान अगर 3 आ गया, समझे? तो बताइए कि इस पूरा 7 यूनिट का मान कितना हो गया? 7 छोड़िए ना, पूरे हम निकाल लेते हैं। 7 और 5 12। 12 यूनिट का मान कितना हो जाएगा बता सकते हैं भाई? 1 यूनिट का मान 3 है, तो 12 यूनिट का मान, 12 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 12 गुना 3, 36 लीटर। तो बताइए यहां पे कितना पानी है? 36 लीटर। 36 लीटर पानी यहां पे था, लेकिन आपको पता है कि 12 लीटर निकालने के बाद 36 लीटर है। तो यहां पे पानी कितना होगा? यहां पे बताइए, यहीं पे पानी है 36 लीटर। 12 निकालने के बाद 36 है, इसका मतलब यहां पे 48 लीटर पानी था। कहां पे? शुरू में। 48 में 12 गया तो 36 बच गया। और 48 लीटर पानी में दूध और पानी कितना है? 7:5, यानी 7 और 5 12 यूनिट का मान अब 48 हो गया। 7 और 5 12 यूनिट का मान 48, 12 चौक 48। 1 यूनिट का मान 4। तो पहले
कोची पूछ रहा है यहाँ पे शुरू में दूध कितना था, तो 7 चौक 28 लीटर, ए आंसर है। बोलिए मजा आया कि नहीं, सब समझ पाए कि नहीं। अगर पूछता शुरू में पानी कितना था तो 5 चौक 20 लीटर हो जाता। सब कमेंट करके लिख दीजिए एस सर, एस सर, जल्दी से लिखिए। अब हम इसको बताते हैं जलवा, एकदम एक लाइन में बनेगा ये सब क्वेश्चन। लिख दीजिए जल्दी जल्दी एस सर, एस सर। और आप लोग कमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, कमेंट क्यों रोक देते हैं? कमेंट अभी वो समझ रहे थे इसलिए रोक देते हैं। आप कमेंट करिए, कमेंट करिए जल्दी जल्दी, कहिए यस सर। और जो शेयर नहीं किए शेयर करिए जल्दी से, और लाइक तो एकदम ठोक के जाना, चाहे बटन टूट तो टूट जाए। अब आने वाला है ट्रिक। क्या ट्रिक? हम बार बार कहते हैं ट्रिक कुछ नहीं होता है, ट्रिक कॉन्सेप्ट से ही बना है। तो खाली ट्रिक पे मत जाइए, ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों आना चाहिए। हम आपको पहले कॉन्सेप्ट सिखाएं, परीक्षा में अगर ट्रिक काम नहीं करे तो कॉन्सेप्ट लगाना, और कॉन्सेप्ट अगर ट्रिक ही काम कर जाए तो ट्रिक ही लगा दीजिए, क्योंकि ट्रिक से आपका जो हिसाब है वो आसान हो जाता है। ठीक है, अब देखिए प्यार से, प्यार से ऐसे क्वेश्चन को कैसे चुटकियों में बनाते हैं। पहले कितना था? 7:5 था मिल्क और वाटर। ठीक है, फिर मिल्क और वाटर, देखिए यहां पे गलती मत करिएगा, अभी पानी और दूध दे दिया है तो इसको आप पहले उलट लीजिए। मिल्क और वाटर कितना है, उलट लीजिए उसको, 7:9। यहां पे 9:7 था ना, इसको 7:9 कर लिए। अब हम आपसे पूछते हैं, एक चीज पूछते हैं, ट्रिक वाला में भी थोड़ा सा ध्यान रखना। एक चीज, इसमें 20 लीटर पानी है, कितना है पानी? 20 लीटर। अगर हम इसमें से 10 लीटर पानी निकाल लिए, इसमें से 10 लीटर पानी निकाल लिए, और फिर से 10, सुनिए ऐसे सुनिए कि 10 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, हम इसमें से 5 निकाल लिए, 5 पानी डाल दिए, तो मिश्रण अभी भी उतना ही रहेगा कि नहीं? नहीं समझ पा रहे हैं? आपके घर में, आपके कोठी में 20 किलो चावल है, 10 किलो चावल हम उससे निकाल लिए और 10 किलो गेहूं डाल दिए, तो अभी भी 20 ही है वो कि नहीं, पूरा मिला जुला के। तो ये हाल यहां भी हुआ है। शुरू में मिश्रण कितना था? 7:5। 12 लीटर मिश्रण निकाल लिया, 12 लीटर मिश्रण निकाल के और उतना ही पानी यानी 12 लीटर ही डाल दिया, तो मिश्रण तो बराबर होना चाहिए दोनों तरफ ने। तो यहाँ पे मिश्रण कितना है? 7 और 5 12, और यहाँ पे मिश्रण कितना है? 7 और 9 16। तो गड़बड़ चल रहा है ना, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 16 है, ये बराबर होना चाहिए मिश्रण। तो कैसे बराबर होगा? ये 12 आ रहा है, 16 आ रहा है, तो 12 और 16 का एलसीएम 48। तो ऊपर गुना कर देते 12 चौक 48 4 से, और नीचे गुना कर देते 3 से। तो कितना हो जाएगा अनुपात? 7 चौक 28, 5 चौक 20, 7 तिया 21, 9 तिया 27। अब देखिए मिश्रण हो गया होगा बराबर। यहाँ पे दोनों जोड़िए, पूरा मिश्रण कितना हो गया? 48 लीटर का, और यहाँ पे मिश्रण 27 और 21, ये भी कितना हो गया? 48 लीटर का। अब ठीक है, अब आप पानी को मार दीजिए गोली, अब ट्रिक हमारा काम करेगा। पहले दूध कितना था? 28, अब कितना हो गया? 21। इसका मतलब क्या हुआ? दूध 7 बढ़ गया, तो ऊपर 7 लिख देंगे, बटा पहले दूध कितना था? 28, 28 लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा? 7/28 प्लस 1/4, 1/4। अच्छा, कितना पानी मिलाए थे? 12 लीटर, तो 1 का मान 12, 1 का मान 12 लीटर, ये 4 का मान 48 लीटर। मतलब 48 लीटर, समझ रहे हैं कहां पहुंच गए हम? डायरेक्ट जो यहां पे पहुंच गए 7:5 में हम पहुंच गए। 7:5 जो कितना उतना हल करने के बाद 48 आया था, यहां पे डायरेक्ट ही 48 आ गया। 7 और 5 12 का मान 48, 12 चौक 48, तो 7 चौक 28, 5 चौक 28 लीटर इसका आंसर हो जाएगा। नहीं समझ पाए ना? कोई बात नहीं है, समझना ट्रिक जरूरी नहीं है, लॉन्ग ही बनाइए, मेले को क्या बोले बाबा। सेकेंड वाला विधि को आप घर में जाके अच्छा से समझिएगा, कैसे हुआ नहीं हुआ वो हम जब इसको मिश्रण जब हम पूरा पढ़ाएंगे आपको तो बताएंगे। ऐसे हम आपको कॉन्सेप्ट तो सिखा ही दिए ना, टेंशन कहाँ लेना है, ट्रिक कौन याद रखता है भाई। लेकिन निदान लीजिए, हमको अगर परीक्षा में मिलेगा ना तो हम कॉन्सेप्ट से इसको बनाने वाले नहीं, हम तो ट्रिक लगाएंगे।
आखिर सीखे क्या है जी, जब उसका यूज ही नहीं करेंगे तो बताइएगा कैसा लग रहा है आज का क्लास आपका। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। आधा नैया पार हो गया और 1 घंटा 10 मिनट, वाह, एक पेज खत्म। 6 नंबर प्रश्न, और ये इंग्लिश का प्रश्न है। आप लोग तो इसको धो धो के मारिएगा। पी क्यू आर एस सजाना है। ए फ्रॉम द माउंटेन्स, बी टू सी द जेंटिल फ्लो। हमारा अच्छा कनाडियन है ना, इसलिए दिक्कत हो रही है आपको, कोई बात नहीं है। सी ऑफ द रिवर, MTS CHSL और CGL वाले सावधान हो जाएं। डी इट इज वेरी प्लीजेंट। फिर से पढ़ देते एक बार। फ्रॉम द माउंटेन्स टू सी द जेंटिल फ्लो ऑफ द रिवर, इट इज वेरी प्लीजेंट। आपको इसको सजाना है। आप लोग सजावे में तो माहिर हैं, शादी ब्याह का अभी दिन चल रहा है। BDAC और D BDCA। चलिए इसको कौन करेंगे? बी, आयुष अक्सर बी बोल रहे। बंदा ही तो बहुत फास्ट आंसर दिया जी। चोरी तो नहीं कर रहे भाई लाइव में। चलिए बनाइए आप लोग, जब तक हम गर्मी, क्या गर्मी है। बी मोनिका कुमारी बी, जल्दी 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 जल्दी। हम चाहते जितने लाइव जुड़े हुए सब आंसर बताइए। अरे गलती होगा, गलती करना तो मनुष्य का लक्षण है। गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे रे बाबा। फिर से एक बार पढ़ दे, किसी को दिखाई नहीं दे रहा क्या? फ्रॉम द माउंटेन्स टू सी द जेंटिल फ्लो ऑफ द रिवर, इट इज वेरी प्लीजेंट। जो बी बता रहे हैं उनका स्वागत है। आप लोग बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं। और जो नहीं आंसर बता रहे उनका भी स्वागत है, लेकिन आपको थोड़ा सा और पढ़ने की जरूरत है। तो शुरू करें अंतराक्षरी। ये रहा आपका उत्तर। देखिए कैसे बनाते हैं इसको। 1 2 3, 3 गो प्रीपोजिशन से शुरू हुआ है। बताइए, प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन से वाक्य शुरू हो सकता है? प्रीपोजिशन से वाक्य का शुरुआत हो सकता है? तो आप कहिएगा हाँ सर बिल्कुल हो सकता है। प्रीपोजिशनल वर्ड को हम कहीं भी रख सकते हैं वाक्य में, तो वाक्य का शुरुआत प्रीपोजिशन से हो सकता है। तो ये बड़ा गड़बड़ बात है। अगर कोई बोलता है कि प्रीपोजिशन से वाक्य का शुरुआत नहीं होगा तो गलत बात है। प्रीपोजिशन से वाक्य का शुरुआत हो सकता है प्रीपोजिशनल वर्ड से। हमको PQRS जब भी बनाना है तो दो गो का हमको पेयर बनाना पड़ेगा। क्या पेयर? हमको पेयर तैयार करना है, ठीक है। गेहूं से पढ़ते हैं और एकदम पेयर तैयार करिए। कहता है अच्छा, इस वाक्य का सब्जेक्ट फ्रॉम द माउंटेन से बना नहीं सकते। बी से तो वाक्य कभी शुरू नहीं होगा, क्योंकि टू सी द जेंटल फ्लो ऑफ द रिवर, टू सी द जेंटल फ्लो ऑफ द रिवर। वाह क्या बात है, तो अच्छा फ्रेज है जी, बहुत अच्छा फ्रेज है। टू सी द जेंटल फ्लो ऑफ द रिवर, यानी बी के बाद सी आना ही चाहिए। टू सी द जेंटल फ्लो ऑफ द रिवर। और वाक्य का शुरुआत डी से होना चाहिए। इट इज वेरी प्लीजेंट, वाक्य का शुरुआत इट से हो सकता है। इट इज, यही सब्जेक्ट है वाक्य का, तो वाक्य का शुरुआत डी से होगा। डी से कहां कहां हो रहा है भाई? ई तो नहीं हो रहा, ए तो नहीं हो रहा। डी से वाक्य का शुरुआत हो, डी से 2 जगह हो रहे हैं। और उसके बाद बी के बाद सी आना चाहिए। यहां पे सी के बाद बी आया, ये भी गया काम से। इसको छोड़कर और कुछ आंसर ही नहीं हो सकता। नहीं विश्वास एक और मिला लेते चले। डी में क्या बोलता है? इट इज वेरी प्लीजेंट, यह बहुत ही रोमांचक है।
फिर बोलता है बी प्लीजेंट, क्या रोमांचक, प्लीजेंट +2 + V1 का प्रयोग करते हैं। इट इज वेरी प्लीजेंट टू सी द जेंटल फ्लो, फिर सी ऑफ द रिवर फ्रॉम द माउंटेन्स। वाह, जिसने बी बोले हैं, मोनिका कुमारी बी बोल के ए पे आ गए। ये तो बहुत गड़बड़ है रे भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जहर 1, जहर 2, जहर 3 मिला के हम 4 या 5 PQRS का प्रश्न कर चुके हैं। कल जो हम PQRS लाएंगे वो बहुत हार्ड लेवल का रहेगा, थोड़ा सा हाई लेवल का, आप लोग सावधान होके आइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का है, तैयार हो जाएं। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाने वाले, मजा आ जाएगा। ए, किसी कार्य का 40% 12 दिनों में कर सकता है, कर सकता है। आज देखिएगा हमारा अक्षर हिंदी कैसा बैठ रहा है। एक किसी कार्य का 40% 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य का 60% 15 दिनों में कर सकता है। उसी काम को 40% 15 दिनों में कर सकता, 60% 15 दिनों में कर सकता। बहुत अच्छी है। और एक हुआ एंट्री आ गया क्या, दोनों 10 दिनों तक साथ काम करते हैं। अच्छा, दोनों 10 दिनों तक साथ काम करते हैं, साथ काम करते हैं बस 10 दिन तक। हाँ भाई, जिंदगी में कौन साथ देगा आपको सब दिन। शेष कार्य को, अब देखिए शेष कार्य को तो कोई दूसरा को ही करना पड़ता है ना। सी शेष कार्य को 4 दिनों में पूरा करता है। सी का भी एंट्री हो गया, 4 दिनों में पूरा करता है। तो बताएं इस काम को ए बी सी 28% कितने दिनों में करेगा। बाप रे बाप, डरने का नहीं है। ये जानते हैं CHSL का क्वेश्चन है, बताइए। बहुत ही हलवा किस्म का प्रश्न है, कोई बड़ा नहीं है, बस पढ़ने में ही बड़ा है। कृपया आप लोग इसको बनाने की कोशिश करें। आपको मिलती है 2 मिनट। फिर से एक बार हम प्रश्न पढ़ देते हैं। ए किसी कार्य का 40% 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम का 60% 15 दिनों में कर सकता है। दोनों 10 दिनों तक साथ में काम किया। उसके बाद कहता है सी शेष कार्य को 4 दिनों में पूरा करता है। तो बताएं इस काम को ए बी सी 28% कितने दिन में करेगा। कितना, 2 दिन आंसर बता रहे हैं। जो भी जुड़ रहे हैं लाइक करके जाए। ये सब प्रश्न ही आजकल आ रहा है बहुत। ठीक है, प्रश्न लंबा लंबा खाली पूछ रहे, क्वेश्चन में कोई जान नहीं रहता है, क्वेश्चन में कोई जान नहीं रहता है। एक आंसर आया है 2 दिन, 2 डेज। सौरभ सागर 2 डेज। चलिए 2 आंसर आ गए हैं 2 दिन। और कोई इस प्रश्न का आंसर देंगे। आपके पास बचा है 30 सेकेंड। यू हैव ओनली 30 सेकेंड्स।
कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? बोर्ड पे खड़ा है का? ए लीजिए, बोर्ड से हट जाते हैं। चलिए भाई, अब हम बताते हैं। बहुत हो गया जलवा आप लोग का। 2 आंसर आए हैं, 2 दिन। देखते हैं आंसर इनका सही है या गलत है। ऑप्शन को हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। कितना कितना था, छोड़िए, लिख देते हैं कुछ भी। 1 2 1.53 ये लिख दिए हम ऑप्शन। चलिए ठीक है। हम बार बार टाइम एंड वर्क में एक बात आपसे बोलते हैं, कितना प्यार से बोलते हैं कि टोटल वर्क कभी भी आपको निकालना है तो क्या करिए, पावर, क्षमता और कितना दिन लेता है गुना कर दीजिए। इसको कहते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क का एक सूत्र और होता है, और कभी कभी टोटल वर्क हम एलसीएम लेके भी निकाल सकते हैं। टोटल वर्क तो ऐसे भी निकलता है पावर गुने डेज, अगर पावर और डेज दिया हुआ है तो। लेकिन अगर काम कितने कितने दिन में कर रहा है तो टोटल वर्क हम एलसीएम से भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया कि एक आदमी है जो टोटल काम को 15 दिन में करता है, ए 15 दिन में करता है, बी उसको 20 दिन में करता है और सी उसको 60 दिन में करता है। ठीक है, तो कहेंगे टोटल वर्क निकालो, तो कैसे निकालेगा, एलसीएम ले लीजिए तो टोटल वर्क निकल जाएगा। तो 15 20 60 का एलसीएम, 60 को पढ़िए, 60 को तो 15 भी काट रहा है, 20 भी काट रहा है, एलसीएम 60 ही हो जाएगा इसका। ठीक है, अब इसके बाद यहां से हमें वो ऐसे तीर का साइन खींचेंगे और यहां से एबीसी की क्षमता पता करने की कोशिश करेंगे। किसकी, एबीसी की क्षमता। तो पूरा 60 काम है, 60 काम को 15 दिन में कर देता है एक, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 15 चौका 60 भागा दे देंगे। क्योंकि अभी आप टोटल वर्क बराबर क्या पढ़े हैं, पावर गुने डेज, पावर गुने डेज। तो टोटल वर्क आपके पास 60 है, इसकी डेज भी दिया हुआ है, कई दिन, 15 दिन। तो हम पावर नहीं निकाल सकते, एकदम निकाल सकते हैं। पावर का मतलब क्या हो, पावर कुछ नहीं है, एक दिन में किया गया काम को क्षमता कहते हैं। 1 घंटा में किए गए काम को क्षमता कहते हैं, यानी 1 यूनिट में जो भी काम होता है, 1 यूनिट टाइम में जो भी काम होता है वही क्षमता है। चलिए कुछ सीखे। बी 60 काम है, अब 20 दिन में कर देता है, तो इसकी क्षमता कितना हो जाएगा, 3। तीर का ऊपर जो भी आ रहा है सब क्षमता है, क्षमता को ही जोड़ सकते हैं। टाइम एंड वर्क में एक बात को ध्यान रखा जाए कि क्षमता को जोड़ सकते हैं, क्षमता को घटा सकते हैं, लेकिन दिन को नहीं जोड़ सकते, दिन को नहीं घटा सकते। जैसे एक इसी काम को 10 दिन में कर रहा है, अभी इसको 5 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर कई दिन में करेगा, तो मत बोल दीजिएगा 15 दिन में, गलत हो जाएगा। क्योंकि टाइम एंड वर्क में हम दिन जोड़ते नहीं है, टाइम एंड वर्क में क्षमता जुटेगी, क्षमता घटेगी, दिन ना तो जुटेगी ना घटेगी, कहानी खत्म। ये 10 दिन में करता है, बी कई दिन में, 5 दिन में, तो दोनों मिलकर 15 दिन ले लेगा। क्या बुड़बक वाला दिमाग है, ये अकेले 10 दिन में करता है, बी 5 दिन में करता है, दोनों मिलकर 15 दिन थोड़ी लेगा। तो कभी भी टाइम को ना जोड़े, किसमें, टाइम एंड वर्क में। एस चलिए, हम चाहते हैं सी की क्षमता पता चल जाए, तो सी कैसे निकलेगा, सी 60 था, 60 दिन में कर रहा है, इसकी क्षमता 1 है, इसकी क्षमता 1 है, और तो टोटल काम 60 है। और मान लिया कहा है ए प्लस बी 10 दिन तक काम किया है, ए और बी मिलके 10 दिन तक काम किया है। तो एक बात बताइए कि ए और बी, देखिए क्षमता है, क्षमता को जोड़ सकते, क्षमता को घटा सकते, लेकिन दिन को ना जोड़ सकते ना घटा सकते। अपना खोपड़े में बात फिक्स कर लीजिए, टाइम एंड वर्क में दिन को ना जोड़ सकते ना घटा सकते हैं, जबकि क्षमता को जोड़ भी सकते घटा भी सकते हैं। तो देखिए ए और बी 10 दिन तक काम किया, ए और बी एक दिन में कितना कर सकता है काम, 7, अब 10 दिन तक किया तो कितना कर दिया, 70, और काम कितना है 60, तो गड़बड़ा जाएगा मामला ना। मान ली ए प्लस बी 5 दिन काम किया, अब तो माइनस में चला दीजिएगा भाई, 4 होते 7, और 5 दिन तक काम किया तो 4 और 3 7, एक दिन में 7 काम कर सकता है, 5 दिन में 35 काम कर दिया। टोटल काम 60 था, 35 इसमें निकाले, कितना काम बचा, 15 का, और शेष काम को सी को करना है, कई दिन में करेगा। अब बताए 15 वो काम बचा हुआ, इसकी क्षमता है 1, तो दिन कैसे निकलेगा, टोटल वर्क कितना बचा हुआ है 15, पावर कितना है इसका 1, तो भागा दे देंगे, तो डेज पता चलेगा, तो कितना दिन में, 15 डेज में कर देगा। चलिए टोटल वर्क निकालने का विधि हम आपको सिखा दिए। टोटल वर्क 2 तरीके से आप निकाल सकते हैं, पहला पावर गुने डेज और दूसरा एलसीएम से।
अब एक चीज और सीखिए अंत में, 100% का मतलब क्या होता है? 100/100 यानी 1। 100% का मतलब 1। फिर से बता दें, 100% का मतलब क्या होगा? 100/100। परसेंटेज हटा दिए तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1। तो 100% कुछ नहीं है, 1 को ही 100% कहते हैं। अच्छा, 20% कितना होगा? 20/100 यानी 1/5। तो कुछ परसेंटेज आप याद रखिएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं 20% 1/5, 25% 1/4, 11.1/9% 1/9, 33.1/3% 1/3, 16.2/3% 1/6, 9.1/11% 1/11। और कोई बच गया भाई साहब? ऐसे तो बहुत सारे परसेंटेज, इतना कम से कम याद रखिएगा परसेंटेज। ठीक है, अब चलते हैं, शुरू, स्टार्ट नाउ। एक किसी काम का 40% 12 दिन में कर सकता है, 40% 12 दिन में। तो हम चाहते हैं 100% का दिन में कर देगा ए। तो कहिएगा 40% 12 दिन में करता है, तो 12/40 गुने 100% करवाना है। 100 गुना से गुना, 2 दूना 4, 5 दूना 2, 30 दिन में। ए जो है टोटल काम कई दिन में कर देगा? 30 दिन में। बी की बात करते हैं। बी भैया कहाँ है तू? बी 60% काम 15 दिन में करता है। 60% काम 15 दिन में करता है, तो 100% कई दिन में कर देगा? तो क्या करेंगे? 15 पहले 1% का निकाले। देखिए भाई 60% का मान 15, तो 1% का मान कितना होगा? 15/60। तो 100% का मान कितना होगा? 100 से गुना कर देंगे, गुना से गुना, 3 पच्चे 15, 3 दूने 2 पच्चे 5 पच्चे 25 दिन। बी आ गया कितने दिन? 25 दिन। अब सी दादा को देख लेते हैं। चलिए हो गया, ए बी ही था, लिपट गया। 40% 12 दिन में कर सकता था, तो 100% कई दिन में कर सकता है? 30 दिन में। उसी तरह ये 60% 15 दिन में कर सकता है, तो 100% कितना? 25 दिन में। तो अब हमको टोटल वर्क निकालना है। तो बताए 30 और 25 का एलसीएम कितना होगा? 30 का पढ़ते, 30 दूना 60, 25 नहीं काट रहा है, 30 तिया 90, 25 नहीं काट, 30 चौक 120, 25 नहीं काट रहा है, 30 छक वो भी नहीं काट रहा है। अब क्या करें? 30 पच्चे 150, 150, 25 भी काट देगा, 30 भी काट देगा जी। टोटल वर्क हम मान लेते हैं 150। टोटल वर्क 150 मान लिए। अब ए रहा 150 काम। अब ए है, बी है और ये सी है। बताइए कि 150 काम को ये 30 दिन में कर सकता है, जिसकी क्षमता कितना आ गया? 5। 25 दिन 150 काम को 25 दिन में भी कर सकते हैं, इसकी क्षमता कितना आ गया? 6। अच्छी बात। सी कैसे निकाले? सी की क्षमता भी निकाले। दोनों 10 दिन तक साथ साथ काम करते हैं, यानी ए और बी 10 दिन तक साथ साथ काम किया। अच्छा एक बात बताए, 6 और 5 11, मतलब एक दिन में ही दोनों 11 कर सकता है, और 10 दिन तक किया है। तो 11 तो कितना वो कर दिया? 110 काम तो यही सब कर दिया भाई। एक दिन में 11 कर सकता है, 10 दिन तक किया है, तो 11 देगा 72 से कितना काम बच गया? 150 में 110 गया, यानी 40 काम अभी भी बचा हुआ है। और जो शेष काम बचा उसको 4 दिन में ही भी निपटा दिया। सी शेष काम को 4 दिन में ही निपटा दिया। अब बताए सी जो था 40 काम को 4 दिन में ही निपटा दिया, इसकी क्षमता नहीं बता सकते हैं कि इसकी क्षमता 10 था, 40/4 यानी 10। अब सबका क्षमता पता चल गया, ए का 5, बी का 6, सी का 10। अब हिसाब का हो गया खात्मा। क्या कर तीनों मिलकर 28% काम कितने दिन में करेगा? 28% ही करवाना है, पूरा काम नहीं। पूरा काम कितना है? 150, लेकिन पूरा काम नहीं करवाना, 28% ही करवाना। तो 150 का 28% समझते हैं, 28/100। और किससे करवाना है काम? तो करवाना है तीनों से, तीनों का क्षमता से भागा देते। 5 और 6 11 और 10 22। 5 और 6 11 और 10 21 से भागा दे देना है, काट दीजिए, मचा देते हलो पाई, आंसर हो जाएगा। 7 चौक 28, 7 तिया 21, 1 शून्य से 1 शून्य, 3 पचे 15, 5 दूना 10 और 2 दूना 4। ये 2 दिन आ गया। बोलिए कैसा लगा? कहिएगा सर ये तो बहुत लंबा हो गया। जी बहुत लंबा हो गया ना, अभी हम टाइम एंड वर्क आपको सिखा रहे हैं कॉन्सेप्ट, इसलिए लंबा हो गया। लेकिन जब हम इस हिसाब को अपने पे आएंगे ना, जब आप कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे, जब हम खुद से बनाएंगे, तो आप देखिएगा कितना फास्ट बनेगा। ठीक है, आशा है समझ पाए होंगे।
एक काम और देखिए, अगर आपको लगता है कि फास्ट कैसे किया जाता है हिसाब को, देखिए फास्ट क्या कैसे किया जाता है, कैसे करना। 40% 20% का मतलब होता है 1/5, तो 40% का मतलब 2/5, तो 2/5 काम को 12 दिन में करता है, तो 2 छक 12, तो 6 पचे 30, ये टोटल काम को 30 दिन में करता है। देखिए फास्ट कैसे होता है। बी उसी काम का 60% 15 दिन में कर। 60% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, 60% का मतलब 3/5, 3/5 काम करता है 15 दिन में, तो 3 पचे 5 उधर गुना हो जाए, 5 पचे बी निकल जाएगा कई दिन में, 25 दिन में, तो 30 और 25 आ गया। उसके बाद फिर वही काम करना है, एलसीएम लेना है 150, बाकी यहाँ से काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आशा है समझ पाए होंगे, मजा आ रहा होगा क्लास को। ऐसा नहीं लग रहा होगा कि आप नया बार पढ़ रहे हैं। अगर आप नया भी पढ़ रहे हैं तो टेंशन लेने की नहीं है, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, और कॉन्सेप्ट बताने के कारण ही इतना टाइम लग रहा है, ना तो इस सबको तो हम उड़ा देते हैं, क्योंकि हम यहाँ सिखाने आए हैं, अपना परफॉर्मेंस देने नहीं। समझ रहे हैं, आपको सीखना है और सीख के जाना है। आपको भर लॉकडाउन भर अपना टाइम यूज करना है, 2 घंटा रिवीजन करिएगा पिछला वीडियो का। और नारेशन आ गया, कृपया आप लोग नारेशन बनाएं। ऑप्शन नहीं देंगे रे बाबा, ऑप्शन नहीं देंगे, आप लोग खुद बना के भेजेंगे। इसका क्या आंसर होगा, ही सेड कॉमा बेबीज, फिर यहां पे है ड्रिंक मिल्क। कोई भी इसका नारेशन बना के दिखाइए, तो कोई इसका इनडायरेक्ट बना के दिखाइए, इनडायरेक्ट। क्या बनेगा इसका इनडायरेक्ट, ही सेड बेबीज ड्रिंक मिल्क। बस 2 क्वेश्चन और है, आपको 2 क्वेश्चन तक और लाइव रहना है। 2 प्रश्न बनाने में हमको कितना देर लगेगा, 10 मिनट लगेगा, और क्या। कोई भी इसका आंसर दे। ही सेड बेबीज ड्रिंक मिल्क, क्या बनेगा, ऑप्शन लीजिएगा। बोरी भाई इस पानी में आप लोग को नारेशन पक्का नहीं आता, आप लोग को लगता है। चलिए ठीक है, देते हैं ऑप्शन। पहला, he said that babies drink milk, फुल स्टॉप। देखिए ए ऑप्शन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए इधर पास्ट है, तो उधर भी पास्ट होना चाहिए। देखिए नारेशन और वॉइस कुछ नहीं है, टाइम एंड टेंस का ही एक पार्ट है। फिर से सुनिए, टाइम एंड टेंस का ही एक पार्ट है कौन, नारेशन और वॉइस। तो यहां पे पास्ट था तो उधर भी पास्ट करना चाहिए था, लेकिन उधर प्रेजेंट है, इसलिए ये गया काम से। दूसरा ऑप्शन, ही टोल्ड दैट बेबीज शुड ड्रिंक मिल्क। he told that babies should drink milk। देखिए ये भी गलत है, ये 2 तरीके से गलत है। पहला, टोल्ड क्या है, टोल्ड है ट्रांजिटिव वर्ब। he said that babies drink milk, नहीं, आप गलत बता रहे हैं। ठीक है, he told that baby should drink milk, ये गलत हुआ। क्यों, क्योंकि टोल्ड जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। टोल्ड कैसा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के नहीं आता है। क्या टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट दिया, नहीं दिया, इसलिए इस भी गलत हुआ। और शुड कहां से ले आया, ड्रंक। भाई ड्रंक तीसरा रूप है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ड्रैंक होगा, ड्रैंक DRANK। सी, ही एडवाइज्ड द बेबीज टू ड्रिंक मिल्क। और डी, ही सेड दैट
बेबीज ड्रिंक मिल्क। बोलिए, दो ऑप्शन और बचे हुए हैं, कौन सा आंसर होगा? देखिए ध्यान से, आप लोग ने जब भी नारेशन बनाते हैं तो कॉमा पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है? कॉमा पर ध्यान, यहां पे देखिए बेबीज, पहले तो बेबीज को कैपिटल लेटर में लिखा है, उसके बाद एक तरफ डबल इन्वर्टेड कोमा, एक बार एक इन्वर्टेड कोमा दिया, तो ई उधर का पार्ट नहीं है, ई ध्यान रखना आपको, ठीक है? ई इधर का ही पार्ट है। तो ऐसे वाक्य में ही सेड बेबीज ड्रिंक मिल्क, मतलब कहना इंपरेटिव वाक्य है। कैसा है? पहले तो आप यही नहीं समझ पाए कि कैसा सेंटेंस है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। उसने बेबी से बोला ड्रिंक मिल्क, दूध पियो, समझ रहे हैं? कैसा सेंटेंस था? इंपरेटिव सेंटेंस था। और इंपरेटिव सेंटेंस का नारेशन 2+V1 से बनता है, तो ये भी गड़बड़ है। इसका राइट आंसर होगा सी। मोनिका कुमारी सही बोली, ही एडवाइज्ड द बेबी टू ड्रिंक मिल्क, बिल्कुल सही बोली। क्योंकि ये लोग, बहुत सारे लोग जो परीक्षा में देखिए ऐसे ही आपका 2 नंबर उड़ जाता है, लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि कैसा सेंटेंस था। यहाँ डबल इन्वर्टेड कोमा एक इन्वर्टेड कोमा में बंद करके इधर का वाक्य दे दिया, ठीक है? अब सही आंसर आ रहा है आप सबका, अब सबका सही आंसर। तो ही सेड बेबी ड्रिंक मिल्क, इंपरेटिव सेंटेंस होने के कारण ही क्या बनेगा? इसका ऐसे बनेगा 2+V1। इंपरेटिव सेंटेंस का नारेशन 2+V1 से बनता है। तो ही एडवाइज्ड द बेबीज टू ड्रिंक मिल्क। बोलिए, समझ पाए? यस या नो? सबको समझ में आई ना बात? तो कभी कभी आपको परीक्षा में नारेशन में उठा के फेंक सकता है, ध्यान रखिएगा। और आज का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द simplified value of sec qx minus tan qx बटा sec x माइनस tan x, इसको घेर दो, -2 tan स्क्वायर x माइनस sec x इंटू tan x। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। 0 2 -1 1। कोई बताएं इसका आंसर? व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ, ट्रिगो आ गया भाई। कल आएगा ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का प्रश्न हम कल लेकर आएंगे। बहुत ही मस्त लेवल का एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे ज्योमेट्री का, क्योंकि धीरे धीरे ज्योमेट्री का भी शुरुआत करनी है हमको। और लाभ हानि का भी प्रश्न लेके आएंगे। 1 नंबर बोल रहे हैं सौरभ सागर, 0 इसका आंसर बोल रहे हैं। और कोई बताइएगा, कोई और? व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ सेक qx माइनस tan e। एक एंड होगा सर, अभी एक आ गया, 1 यहां है। अच्छा, ललिता कुमारी डी बता रही है 1 आएगा इसका आंसर, 1 बोल रहे हैं। कोई और? 1 बोल रहे हैं सर। अच्छा, एक बोल रहे हैं। ओहो, ऑप्शन ऐसे लिख देते हैं, ठीक है? A B C D। अब बताइए, अब ठीक है, अब बताइए A B C D लिख देते हैं, ऑप्शन हम चेंज कर देते हैं। 0 2 -1 हो। अब बताइए D, जी D बोल रहे हैं, यानी 1। और कोई बताइए? चलिए इसको बताते, टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है? 1:40 होने वाला है।
देखिए एक बात देखिए, आप प्यार से देखिए, क्या इस वाला प्रश्न में जो x आ रहे हैं, x जो आ रहा है, क्या क्वेश्चन में कहीं भी x है? नहीं है। तो इसको कहते हैं वैल्यू पुटिंग। क्या बोलते हैं? वैल्यू पुटिंग। जब भी प्रश्न में x है लेकिन ऑप्शन में x नहीं, इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर x पे निर्भर नहीं है। आप x को कुछ भी मान सकते हैं। तो tan और cos में x हम 45 मानेंगे। कितना? x 45 डिग्री। 45 पे भी इसको आप बना सकते हैं लेकिन बहुत लंबा चला जाएगा। आप एक काम करिए, इस वाले प्रश्न में x को 0 डिग्री कर रहे हैं, बड़ा मजा आने वाला है, तुरंत बन जाएगा। x को कितना कर रहे हैं? 0 डिग्री। अब sec 0 कितना होता है बताइएगा भाई साहब? cos 0 1, तो sec 0 भी 1 माइनस tan 0 खात्मा, sec 0 1, tan 0 खात्मा -2, tan 0 खात्मा माइनस sec 0 1, tan 0, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, एक में 0 हो गया, एक इसका आंसर है। इस क्वेश्चन में आप x का मान 0 डिग्री पुट करिएगा, चाहे 45 डिग्री पुट करिएगा, तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा खात्मा। 45 से बहुत लॉन्ग चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे अच्छा क्या था? 0 डिग्री। हम वैल्यू क्यों पुट कर रहे हैं पहले ये समझिए। हम वैल्यू इसलिए पुट किए क्योंकि x का मान ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन जो हमारा दिया हुआ है उसमें कहीं भी x नहीं है, इसलिए हमने वैल्यू पुट कर दिए। कितना? x बराबर 0। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतना ही बना के छोड़ दीजिए, नहीं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ट्रिगो का, क्योंकि हर बार वैल्यू आप नहीं पुट कर सकते। तो सबसे पहले ए क्यू माइनस बी क्यू का आपका सूत्र आना चाहिए। हम यहाँ पे लिख देते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक सूत्र और होता है ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये भी होता है इसी का सूत्र, किसका? ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो इस सूत्र का यहाँ पे कोई यूज नहीं, हम यहाँ पे ए वाला सूत्र यूज कर रहे हैं। ए तो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या हो जाएगा? सेक एक्स माइनस टेन एक्स इंटू ए स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस ए बी। पहले ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर, पहले ए बी ही लिख देते, छोड़िए। ए स्क्वायर प्लस ए बी, सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। नीचे कितना है? सेक एक्स माइनस टेन एक्स। और कितना बच गया? जो भी बच गया उठाने दीजिए। देखिए ए वाला कट जाएगा, सेक एक्स माइनस टेन एक्स कट गया, कितना बचा ही? सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कितना बचा? टेन स्क्वायर एक्स बचा, और वाला लिख देते हैं हम -2 टेन स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स टेन एक्स। अब देखिए सेक एक्स टेन एक्स यहाँ भी, सेक एक्स टेन एक्स यहाँ भी, ये भी बोरा भैंस पानी में। अब हो गया सेक स्क्वायर एक्स, और बच गया टेन स्क्वायर एक्स में गया 2 टेन स्क्वायर एक्स, तो माइनस टेन स्क्वायर एक्स। और सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स कितना होता है? 1। आपको तो पता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। तो ये आपको याद रखना, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इंटू 1। तो इसको दो तरीके से बना सकते थे, एक तो लॉन्ग से इसको क्यू पे हल करके, और एक वैल्यू पुटिंग। वैल्यू में क्या पुट करना था? 0 डिग्री। तो ये भी प्रश्न का हो गया खात्मा। और आज का अंतिम क्वेश्चन, जो गलत उत्तर देगा उसका तो दिन ही खराब है भाई। देखिए जब वीडियो खत्म हो जाए, जब वीडियो ऑफ होता है, तो आप लोग ना अंत में कमेंट कुछ कर दीजिए, ठीक है, कि अच्छा वीडियो लग रहा है। इससे क्या है ना, जब दूसरा लोग देखते हैं ना तो अच्छे अच्छे कमेंट रहते हैं, तो ठीक है। आपको जो अच्छे अच्छे कमेंट के, आपको जैसा भी मन करे करिए कि इस क्लास से फायदा हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। और उसके बाद अपने दोस्तों को बताइए, और अगर आप व्हाट्सएप और फेसबुक चलाते हैं तो उस पर शेयर कर दीजिए एक बार वीडियो को। और ये रहा आज का जहर क्लास 7 का लास्ट क्वेश्चन आपके कॉपी के ऊपर। He runs so fast
खाली स्थान देके छोड़ दिया। ही रन्स सो फास्ट, खाली स्थान, जा रहा हूं पाकिस्तान में जाके टकराएगा। पहला दैट ही फेल, सेकेंड सो ही फेल, थर्ड ही फेल, चौथा डेट ही इज फॉलिंग, और ये था जहर क्लास 7 का अंतिम प्रश्न। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको इस प्रश्न का अंतिम क्वेश्चन का आंसर सही सही देना है। इस चिट्ठी का आज हो जाएगा खात्मा। कुछ दिन के बाद हम क्या करने वाले हैं ना, इस प्रश्न को हम पिन कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप प्रश्न को फिर से देख पाएं। तो चलिए कोई इसका उत्तर दीजिए। ही रन्स सो फास्ट, पहला डेट ही फेल, सो ही फेल, डेट ही इज फॉलिंग। एक नंबर आंसर आ रहा है। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले ही रन्स सो फास्ट, ही रन्स सो फास्ट, ये ऑप्शन देखिए दैट ही इज फॉलिंग, दैट ही इज फॉलिंग, ही फेल। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे अगर आप 3 नंबर दे दीजिएगा तो एक पी भी यहाँ पे है और एक पी भी यहाँ पे है, तो कितने पी भी हो गए? 2 पी भी हो गए। लेकिन कंजक्शन इसमें आया नहीं आया, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। क्योंकि ही रन्स सो फास्ट, यहाँ पे सो फास्ट, वह इतना तेज दौड़ता है कि रिमूव टू है, वह इतना तेज दौड़ता है कि वह गिर गया, वह इतना तेज दौड़ता है कि वह गिर गया, वह बहुत तेज दौड़ा, सो फास्ट दौड़ा, गिर गया। सो के बाद कोई भी नेक्स्ट सेंटेंस आएगा तो उसमें डेट लगता है। सो के बाद कौन सा कंजक्शन आता है? डेट। आप रिमूव टू याद करिए ना, सुनिए, ही रन्स टू फास्ट, चाहे ही इज टू बिग टू वॉक। कैसे बनाते हैं याद करिए। तो इसका रिमूव टू आप कैसे बनाते थे, दिमाग पे जोड़ दीजिए। आईएससी में आपको सर सिखाए होंगे। ही इज टू बिग टू वॉक, वह इतना कमजोर है कि टहल नहीं सका। टू का मतलब भी बहुत आता, बहुत कमजोर है। कैसे बनाते थे? ही इज, इस टू को सो में बदल देते थे, सो बिग, ठीक है। उसके बाद वो कंजक्शन के बुला लेते थे, किसको? डेट के, क्योंकि सो के बाद डेट आता। अब जैसे ही कंजक्शन आया, अभी इस वाक्य में पीवी की संख्या 1 थी, लेकिन आप एक कंजक्शन ला दिए, इसका मतलब आपको फिर से एक पीवी देना पड़ेगा। ये 2 वाक्य है, इसी को पीवी बनाना पड़ेगा। ये क्या है अभी? नन पीवी है। 2 + V1 किस में आता है? नन पीवी में आता है। अब इसको हमको पीवी बनाना पड़ेगा। तो डेट आ गया, पहले सब्जेक्ट देते हैं, सब्जेक्ट यहीं से चुरा लेते हैं। ही कैन नोट देंगे, कुड नोट दे, प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, और उसके बाद क्या देते हैं? वॉक, WAL के। अब यहाँ पे एक कंजक्शन आ गया, तो इसमें प्रिंसिपल वर्ब की संख्या 2, तो एक प्रिंसिपल वर्ब यहाँ और एक प्रिंसिपल वर्ब यहाँ हो गया। तो सो के बाद डेट, तो डेट तो यहाँ लगेगा, तो ए भी नहीं होगा, सो के बाद सो दे दिया। 2 ऑप्शन है, डेट और फिर डेट, यहाँ भी डेट वहां भी डेट, लेकिन ए नहीं चलेगा। वह इतना तेज दौड़ता है कि गिर रहा है, ऐसा नहीं होगा, गिर गया है। क्या है वो? गिर गया। वह इतना तेज दौड़ा, वह इतना तेज दौड़ा कि गिर गया। हम तो कहते हैं इस वाक्य में कुछ गड़बड़ियां हैं, यहाँ पे रैन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? रैन होना चाहिए। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग डायरेक्ट नहीं करते हैं, यहाँ पे रैन ही था। देखिए भाई,
रह नहीं था, हम बोले तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ऐसा नहीं जे जा पाइएगा वहां लगा दीजिएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस सोच के लगाया। यहाँ पे क्या था, रैन था V2, इसीलिए इधर भी प्रेजेंट, सॉरी इधर पास्ट तो उधर भी पास्ट, इसीलिए यहाँ पे ये होगा। आशा है आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस क्लास में क्या रीजनिंग भी जुड़वाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक रीजनिंग का भी क्वेश्चन आए, यानी 10 में 11 क्वेश्चन होना चाहिए डेली। अगर आपको लगता है कि जी सर रीजनिंग का भी अच्छे लेवल का प्रश्न होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा यस सर। सौरभ सागर बोल रहे हैं यस सर, हाँ तो ठीक है। तो कल से एक प्रश्न रीजनिंग का भी रहेगा। हम चाहते हैं कल हम एक कैलेंडर का क्वेश्चन लाएं। कौन कौन है जो चाह रहे कि सर आप कैलेंडर पढ़ाइए, कैलेंडर का हम एक क्वेश्चन लाते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट सिखाते, कैलेंडर का खात्मा करते हैं। बोलिए एस लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, किनको किनको कैलेंडर का क्वेश्चन कल पढ़ना है रीजनिंग में। हमारा मेथड देखिएगा हम कैसे कैलेंडर पढ़ाते हैं, चुटकियों में हल हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास हम खत्म करते हैं। ये आपको आशा है कि जहर सेवन अच्छा लगा होगा। महादेव सब पे कृपा करे, और एक चीज याद रखना है, महादेव ही जहर को काट सकते हैं, इसलिए हमारा मंत्र को ध्यान रखें। जटा टवी गलह ज्वलह प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिका डमर डबर डमन डमन निनाद बर डबर बय चकार चंड तांडव तनो तुनः शिव शिवम। ठीक, बहुत अच्छा, बाय, फिर मिलते हैं कल यही पर।